वेलकम है आपका सेशन 2 में। आज सेशन 2 जैसे तनु ने बताया कि आज हम स्टैंडर्ड 4 6 14 पे बात करेंगे, बट इससे पहले जरा सा हम देखेंगे पिछले वाले स्टैंडर्ड, पिछले मंडे को हमने क्या पढ़ाई करी थी, क्या सीखा था हमने। वो था हमारा स्टैंडर्ड 1 2 एंड 3। स्टैंडर्ड 1 था हमारा एएनसी से रिलेटेड क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, लेबर रूम में क्या क्या इसेंशियल सामान हमारे पास होना चाहिए एक नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए, और एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे कौन कौन से चेकलिस्ट हमें किस पॉइंट पे फिल करने हैं, क्या क्या हिस्ट्री लेना है, इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, स्पेशली सक्सेना हॉस्पिटल, श्री अश्विनी सक्सेना हॉस्पिटल एंड साबरमती हॉस्पिटल को, कि ऑलमोस्ट बेसलाइन असेसमेंट सभी हॉस्पिटल का डन हो चुका है। और ये 3 हॉस्पिटल जो हैं बेसलाइन बहुत अच्छे से इन्होंने किया और काफ़ी स्टैंडर्ड्स इन्होंने हद तक इन्होंने अचीव किया है। मैं चाहूँगी कि आने जितने भी हॉस्पिटल हैं सारे हॉस्पिटल इसी स्टैंडर्ड पे आ जाएँ और सबको ये जितना आज हमने ये 3 हॉस्पिटल को जितने अच्छी तरीके से क्वालिटी हमने देखा मेंटेन करते हुए, तो हम चाहेंगे कि आगे भी जितनी हॉस्पिटल है वो भी इस चीज़ को फॉलो करें, उस स्टैंडर्ड को अचीव करें। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, आज हम देखेंगे पीवी एग्जामिनेशन कि पीवी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें पीवी एग्जामिनेशन करने के लिए, और रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर और सपोर्टिव केयर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और यूनिवर्सल इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला आज हम बात करें स्टैंडर्ड 4 पे पीवी एग्जामिनेशन का। आप सब लोगों को ये स्टैंडर्ड्स दिख रहा होगा, इसी के बेस पे हमने बेस लाइन असेसमेंट किया था, तभी सबको पता है ये स्टैंडर्ड हमारा 4 स्टैंडर्ड का ये वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है। अगर हमें पूरा स्टैंडर्ड अचीव करना है तो हमें पूरी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया को क्लियर करना होगा, जो कि आप सबको अभी अच्छी तरीके से पता होगा कि कुछ लोगों का पीवी एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं हो पाया था। तो क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि 5 में से शायद 4 उन्होंने किया, 1 नहीं कर पाए थे, उसकी वजह से। इसीलिए स्टैंडर्ड्स इतना इम्पोर्टेंट हमें कि हमें हर एक स्टेप फॉलो करना है। अगर 5 स्टेप है तो हमें पाँचों स्टेप को फॉलो करना है। अगर हम एक स्टेप भी मिस करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड जो होगा, स्टैंडर्ड का स्कोरिंग हमारा 0 हो जाता है। आप लोग बताइए, कोई भी एक हॉस्पिटल की पीवी एग्जामिनेशन करने के लिए हम क्या क्या तैयारी करते हैं, किन किन सामान का जरूरत पड़ता है हमें? अनम्यूट करके फिर बोलिएगा, कोई भी एक हॉस्पिटल। चलिए देखते हैं पीवी एग्जामिनेशन के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें एक एंटीसेप्टिक लोशन यानी बेटाडीन की जरूरत पड़ेगी, स्टेराइल ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी, स्पंज होल्डर की जरूरत पड़ेगी, जाइलोकेन जेली, कॉटन स्वैप एंड किडनी ट्रे। इन 6 चीजों की हमें जरूरत होती है पीवी एग्जामिनेशन करने के लिए। हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे लेबर रूम में ये सारी चीज अवेलेबल हो एट द टाइम ऑफ पीवी एग्जामिनेशन। अब बात करेंगे पीवी का, कि पीवी हमें कैसे करना है। तो हमने उस दिन भी बात की थी स्टैंडर्ड 3 में, जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे थे तो मैंने थंब रूल बताया था कि जब भी हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन या पीवी एग्जामिनेशन करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्लाइंट से कहना है कि वो ब्लैडर एम्प्टी करके आए, यानी कि यूरिन पास करके आए। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या कराना होगा कि हम ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए महिला को कहेंगे। उसके बाद हम उससे वर्बल कंसेंट लेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी वर्बल कंसेंट का बहुत इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हम महिला को बताएंगे कि हम आपकी पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं इसके बारे में बताएंगे और उसकी सहमति लेंगे, और फिर हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने जितनी पीछे की स्लाइड्स में देखी, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, सारे इक्विपमेंट्स को हम पहले स्टेराइल इक्विपमेंट्स हम चीज को अरेंज कर लेंगे ट्रे में, स्टेराइल ट्रे में। उसके बाद हम महिला को सपोर्ट देंगे, लेबर टेबल पे उसे पोजीशन देंगे और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। प्राइवेसी मेंटेन करने के बाद हमने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है हमने उसको अरेंज कर लिया है। उसके बाद हम जाएंगे और हम हैंड वॉश करेंगे।
हैंड वॉशिंग की प्रोसीजर में आगे स्टैंडर्ड नंबर 14 में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें हैंड वॉश करना होता है। हैंड वॉश करने के बाद हमें स्टेराइल ग्लव्स दोनों हाथों में पहनना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस हाथ की फिंगर को हम इंसर्ट करना है सिर्फ हम उसी हाथ में ग्लव्स पहने, हमें दोनों हाथों में स्टेराइल ग्लव्स को पहनना है। पहनने के बाद अब आपको इधर उधर कोई कुछ भी टच नहीं करना, आपके ये ग्लव्ड हैंड से आप आओगे। आने के बाद आपको स्पंज होल्डर फॉरसेप लेना है। स्पंज होल्डर फॉरसेप लेके कॉटन स्वैप लेंगे और आप उसको बेटाडीन सॉल्यूशन में डीप करेंगे। डीप करके आपको ऊपर से नीचे की तरफ आपको क्लीन करना है। एक बार आप ऊपर से नीचे आके उस स्वैप को आपको दोबारा ऊपर नहीं ले जाना है, उसको वहीं लाके आपको नीचे जो बीन है उसमें आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो इस तरीके से 3 स्ट्रॉ में या 4 स्ट्रॉ में आपको पेरिनियम एरिया को अच्छे से क्लीन करना है एंटीसेप्टिक लोशन से। उसके बाद आप जो फिंगर हमें इंसर्ट करना है, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, आप उसमें ज़ाइलोकेन जेली को अच्छे से लगा के लुब्रिकेट करेंगे और फिर उसको जेंटली आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से पहले आप दूसरे हाथों से हम उससे हम माइजोरा माइनोरा को अच्छे से ओपन करते हैं, देन हम उसको फिंगर को हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के करके हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सर्विक्स कैसा है, सर्विक्स हमारी मोटी है या पतली है, या फिर प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, बटक हो सकता है, ये हम या शोल्डर हो सकता है। ये आपको देखना है कि कौन सा पार्ट आपको फील हो रहा है। जब फिंगर आप इंसर्ट करेंगे तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आप क्लिटोरिस और एनएस को टच नहीं करना है। आपको अब फिंगर डालने के बाद आपने सर्विकल्स का डायलेटेशन देखना है, सर्विक्स कितना डायलेट है। 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटी यानी कि 2 फिंगर लूज है, 1 फिंगर लूज है या 3 फिंगर लूज है, ये आपको सर्विक्स का देखना है। उसके बाद आप देखेंगे अफेसमेंट क्या है, यानी कि सर्विक्स कितनी जो अफेसमेंट यानी कि सर्विक्स हमारी कितनी पतली है या मोटी है, अभी ये आपको देखना होगा। और मेम्ब्रेन का स्टेटस क्या है, मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है या बैग ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगर मेम्ब्रेन आपका रप्चर हो गया होगा तो जब आप फिंगर बाहर निकालेंगे एग्जामिनेशन करने के बाद तो आपको फिंगर पे लगा होगा एमनियोटिक फ्लूइड का कलर। अगर साफ पानी है यानी कि साफ है, अगर हरा लगा हुआ यानी कि मेकोनियम प्रेजेंट है, अगर रेड है यानी कि ब्लड प्रेजेंट है। अगर आपको देखा कि अगर मेकोनियम प्रेजेंट है या उसमें ब्लड लगा हुआ है तो आपको तुरंत अपने मैम को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि ये दोनों ही नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अगर मेकोनियम है इट मीन्स कि बच्चे बेबी जो है बेबी डिस्ट्रेस में है। अगर ब्लड है इट मीन्स कि प्लासेंटा या तो एब्डोप्सियो प्लासेंटा या कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और ब्लड लगा हुआ है। उसके बाद आप जो भी फाइंडिंग्स आपको पता चला नो हुआ उसको आपको नोट करना होगा। आप कहाँ पे नोट करेंगे? अगर हमारा क्लाइंट अगर 5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेटेशन हो गया होगा तो हम तो पार्टोग्राफ का यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप पेशेंट के केस शीट में आपको पीवी फाइंडिंग्स नोट करना होगा। टाइमिंग डालेंगे कि किस टाइम पे आपने पीवी की है, क्या-क्या फाइंडिंग्स आपको मिला है पॉइंट टू पॉइंट, क्या डायलेटेशन था, क्या अफेसमेंट था, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या था, मेम्ब्रेन एब्सेंट था, प्रेजेंट था, एब्सेंट था तो लाइकर का कलर क्या था, वो आपको और नीचे आपका सिग्नेचर होगा। इसको आपको केस शीट में लिखना, नोट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बार-बार रिपीटिशन ना हो, कोई भी अगर आपकी ड्यूटी चेंज होता है, दूसरा स्टाफ आए, तो उसको दिखे कि हाँ, इस टाइम पे का पीवी हुआ है और इस क्लाइंट को प्रोग्रेस देखने में भी हमें हेल्प मिलता है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि अगर आप पीवी करने जा रहे हैं और आपको देखा है कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग वजाइना है, तो आप पीवी नहीं करेंगे। आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे
मैम आपके पीवी करेंगे, या जो भी आगे प्रोसीजर को फॉलो करना होगा वो मैडम करेंगे। आपको एज स्टाफ नर्स आप पीवी नहीं करेंगे अगर एंटीपार्टम हेमरेज है। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब कि जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा अपने जगह पे ना होके अपनी जगह से नीचे बना हुआ था, जो कि समय से पहले उसका प्लेस छोड़ रहा है, जगह छोड़ रहा है, बच्चा आने से पहले प्लासेंटा अपना जगह छोड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग हो रही है। हम पीवी के दौरान क्या क्या एग्जामिनेशन में क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले हम डायलेटेशन और अफेसमेंट देखते हैं, यानी कि सर्विक्स मोटी है, पतली है, कितना मुंह खुला है सर्विक्स का, ये देखते हैं। फिर हम मेम्ब्रेन का स्टेटस देखते हैं कि मेम्ब्रेन हमारा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, कलर क्या है। उसके बाद हम प्रेजेंटिंग पार्ट देखते हैं। पेल्विक की एडिक्वेसी देखते हैं कि पेल्विक हमारा सफिशिएंट, जो बेबी है हमारा, वो बेबी वहां से आउट हो सकता है कि नहीं। अगर मान लीजिए पेल्विक छोटी है, नहीं आउट हो सकता, तो हम पहले ही उसके लिए करेक्ट एक्शन ले सके। और हम अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है तो हम कलर देखते हैं लाइकर का कलर क्या है। अच्छा ये बताइए आप लोग, पीवी कितने कितने देर पे होना चाहिए आइडियली? कितने कितने देर पे हम करते हैं पीवी? 4 आवरली। वेरी गुड। और कोई हॉस्पिटल से बताएगा कितने हम कब करते हैं पीवी, कितने कितने देर पे और कब करेंगे? 4 आवर। वेरी गुड। हम पीवी 4 आवरली ही करते हैं। अदरवाइज अगर कोई इंडिकेशन है और आपकी मैम ने बोला है करने के लिए तो हम करेंगे, अदरवाइज आइडियली हम 4 आवरली पीवी एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट आया हमारा हाई अलर्ट पीवी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, कि आपको कब अलर्ट हो जाना है। ऐसा क्या आपको पीवी के दौरान आपको दिखेगा कि आप तुरंत मैम को बताएंगे जाके? तो हमने बात की थी कि अगर मेकोनियम प्रेजेंट है या ब्लड स्टेन प्रेजेंट है तो आपको तुरंत मैडम को इन्फॉर्म करना है। अदरवाइज अगर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है कि मान लीजिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन था बट कॉर्ड स्लिप कर गया है, ब्रिज प्रेजेंटेशन था, बच्चे का पहले पैर नीचे आ गया है, हाथ नीचे आ गया है, या शोल्डर प्रेजेंटेशन है, ये हमारा एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है। तो अगर आपको इस तरीके का पीवी के दौरान आपको पता चलता है तो आप तुरंत आप मैम को इन्फॉर्म करेंगे। सर्विकल डायलिटेशन नॉट प्रोग्रेसिंग, मतलब कि आपने पीवी किया था 4 घंटे पहले, फिर 4 घंटे के बाद आप जा रहे हैं पीवी करने, आप देख रहे हैं कि पहले भी 4 सेंटीमीटर था और अभी भी उसका 5 है या 4 ही सेंटीमीटर, या गुड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है बट फिर भी उसका डायलिटेशन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें, और बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, दर्द तो महिला को है, महिला दर्द में है लेकिन बच्चा उसका नीचे नहीं खिसक रहा है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है, आप तुरंत अपनी मैम को इन्फॉर्म करेंगे। अदरवाइज आपने देखा कि बच्चे के जब आप प्रेजेंटिंग पार्ट है, अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो वहां पे बिग कैपूट बन गया, सूजन हो गया बच्चे के सर पे, या मोल्डिंग हो गई हड्डी के ऊपर, ऐसे हड्डी चढ़ जाती है, वो अब प्रेजेंट है, तो आपको मैम को अपने इन्फॉर्म करना होगा। या सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है हमारा, ये तो पहले ही हमें थोड़ा पता चल जाता है। ये सारी हमारी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि हमें तुरंत एक्शन लेना होता है। या सर्विक्स जो है बिल्कुल ढीली थैले जैसे लटक गई है, स्वेल हो चुकी है, या वजाइना बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये सब इन्फेक्शन का सोर्स, इन्फेक्शन मतलब कि इन्फेक्शन हो सकता है महिला में, काफी दर्द से, काफी टाइम से महिला दर्द में है। तो ये चीजें हमारी जो होंगी ये एबनॉर्मल पीवी फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें तुरंत मैम को बता के एक्शन लेना होता है। कोई मुझे बताएगा जो हमने सर्कल देखी थी पीवी एग्जामिनेशन में, तो पीवी एग्जामिनेशन के दौरान हम क्या क्या चीजें देखते हैं? क्विकली फटाफट प्लीज, कोई भी एक हॉस्पिटल से 3 चीजें बता दीजिए मेजर, क्या हम पीवी जब करते हैं क्या क्या चीजें देखते हैं? हेलो। यस मैम, सर्विक्स में हम जब हम पीवी करते हैं तो सर्विक्स चेक करते हैं वो थिन है या थिक है, प्रेजेंटेशन देखते हैं, वेरी गुड, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, लाइकर कैसा है वो चेक करना है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन चेक करना है। वेरी गुड। कोई दूसरा बताएगा प्रोसीजर कैसे करते हैं हम पीवी एग्जामिनेशन? मैम ने तो बताया कि पीवी के एग्जामिनेशन क्या क्या चीजें फाइंडिंग्स इन्होंने बताया,
कोई प्रोसीजर बताएगा? नर्सिंग स्टाफ कोई भी? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहले तो हम पेशेंट को अच्छे से लेटा देंगे, उसको बोलेंगे आपको चेक करने वाले हैं तो आप आराम से लेटो। वेरी गुड। लेटाने के बाद उसकी पोजीशन दिलवाएंगे कि ऐसे आप पैर ऐसे रखो, हाथ ऐसे रखो, आप अच्छे से लेटो और कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपकी सर्विक्स चेक करने वाले हैं। उनको मतलब पहले समझाते हैं, फिर उनके बाद हम लोग पीपी स्टार्ट करते हैं करना। फिर हम लोग हैंड वॉश कर लेते हैं, फिर ग्लव्स डाल लेते हैं, फिर उसमें डिटर्जेंट से वो हाँ जी। सर्विक्स को ऊपर से नीचे तक क्लीन कर देते हैं। यस। सॉरी क्या जगह करने के बाद फिर हम फिंगर, हाँ सही बोल रहे सिस्टर, सही बोल रहे, कंटिन्यू करिए। हाँ जाइलोकन जेली थोड़ा सा लगा लेते हैं, उसको पेन फील नहीं हो इसीलिए। तो करने के बाद फिंगर अंदर की साइड डाल देते हैं, मतलब देखते हैं कैसे, मतलब उसके सर्विक्स वगैरह कैसे है, हेड नीचे है ऊपर है, और बच्चेदानी का मुंह कितनी खुली है या फिर वेरी गुड सिस्टर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हमें पीवी के दौरान किन किन बातों को बिल्कुल याद रखना है, ये चीज तो हमें करना ही करना है। कोई बताएगा मेन पॉइंट्स कि क्या क्या चीजें हमें फटाफट, क्या क्या करते तो हम बहुत चीजें हैं, क्या क्या चीजें फटाफट हमें याद रखनी कि ये हमें करना, ये नहीं भूल सकते। हेलो। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम देख लेते एक बार। सबसे फर्स्ट है कि हमें विदाउट कंसेंट कोई भी प्रोसीजर नहीं करनी चाहिए। कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले एटलीस्ट वर्बल कंसेंट लेना है महिला का, उसके बाद हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है पीवी एग्जामिनेशन के दौरान। पीवी एग्जामिनेशन करते वक्त लेबर टेबल पे लेटाने से पहले आपको महिला से कहना है कि वो यूरिन पास करके आए, ब्लैडर हमारा एम्प्टी होना चाहिए। तीसरा, हमें हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करके हमें और स्टेराइल ग्लव्स पहनना है, ठीक है। और मदर से हमें बात करते रहना है ताकि वो कंफर्टेबल पोजीशन रहे, और आपके ऊपर जब हम कंटिन्यूअस उससे बात करेंगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल होके वो चीजें आपको और भी कुछ बता सकती है, हिस्ट्री हम वहां पे भी उसके अच्छे से ले सकते हैं। दोनों हाथों में ग्लव्स पहनना है, ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि ये नहीं कि जिस हाथ के फिंगर को हमें इंसर्ट करना है सिर्फ उसी हाथ में पहनना है, नहीं, हमें दोनों ही हाथों में स्टेराइल ग्लव्स पहनना है। और जब हम पेरिनियम को साफ करते हैं तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ एक कॉटन स्वैप से बस एक ही बार साफ करना है, उसके बाद उसको फेंक देना है। फिर हमें दूसरा कॉटन स्वैप लेना है, फिर साफ करेंगे, उसे फेंकेंगे, फिर चाहे 3 बार में साफ करिए या 4 बार में साफ करिए, लेकिन एक बार ऊपर से नीचे आने के बाद वो कॉटन स्वैप ऊपर वापस नहीं जाएगा। एक बार जब आपने एग्जामिनेशन करने के लिए फिंगर अंदर डाल दिया है तो आपको सारे फाइंडिंग्स, डायलेटेशन, अफेसमेंट, प्रेजेंटिंग पार्ट, ये स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन, ये सब कुछ आपको देखने के बाद ही आप फिंगर को बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार 2 चीज देखी, फिर मैम ने पूछा ये नहीं देख, अरे फिर आप आ रहे हो, फिर दोबारा इंसर्ट कर रहे हो, नहीं, एक बार जब आपने इंसर्ट किया तो आपको पूरी अपनी फाइंडिंग्स फाइंड आउट करके तभी फिंगर को बाहर निकालना है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखनी है, ये पॉइंट्स बिल्कुल गलती नहीं करनी है और इसको हमें फॉलो करना है। इसके लिए आपको पीवी एग्जामिनेशन चेकलिस्ट जो है और प्रोसीजर जो है आपको कॉम्पेंडियम में मिलेगा। आपको ये कॉम्पेंडियम का पेज नंबर है 41 to 43 में आपको ये मिलेगा। चेकलिस्ट जो है आपके एनेक्सर में मिल जाएगा 9, 10, 11 में। और ये हमारे YouTube के लिंक्स आपको दिए गए हैं, इसको आप कॉपी पेस्ट करके आप देख सकते हो। इस पे हिंदी और इंग्लिश में वीडियो है पीवी एग्जामिनेशन का। सो ये था हमारा पीवी एग्जामिनेशन। सबको क्लियर हो गया पीवी एग्जामिनेशन? अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज अपना क्वेश्चन आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं, हम सेशन के बाद में आपका डाउट जरूर से क्लियर करेंगे। Priyanka, Dr. Anita has raised her hand.
Ma'am, if you want to speak, please unmute yourself. Dr. Anita? Oh, by mistake हो गया मैम. Okay, okay, ma'am. ओके मैम, ओके. सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 6, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर. सो ग्लाइडीन, इट्स ओवर टू यू. Okay, thank you very much, Priyanka. Am I audible? यस यस. सुन रहे? Okay. So good afternoon everybody. So हम अभी next standard देखेंगे, standard number 6. वो है respectful maternity care. तो ये standard ये कहता है provider ensures respectful and supportive maternity care. तो ये क्या है? आपको कुछ समझ में आ गया क्या ये सुन के? सम्मानजनक मातृत्व देखभाल, रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर. आप लोग कुछ बताइए क्या है ये? सम्मानजनक मातृत्व देखभाल क्या होता है? कैसे करेंगे हम? हेलो कोई? यस सर, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा पेशेंट है उनको हमें ना हर टाइम मोटिवेशन देना है. दूसरा, हमें Very जो good. उससे वे ऑफ टॉकिंग है वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए. पेशेंट को बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए कि वो अकेला है लेबर रूम में, हमारे पास पेशेंट है, सिर्फ मैं हूँ, या किस तरह की कोई इंसिडेंस ना हो. इसलिए हमें उसको Very हर good. पेन को सपोर्ट करना है, हर पेन में उसके साथ खड़ा रहना है, और हर पेन में उसको एक ऐसा मोटिवेशन देना है कि नहीं, आप पेन टॉलरेबल हो, आप पेन टॉलरेट कर सकते हो. जो भी कंडीशन है, पेशेंट को हर थोड़ी देर में अगर उनको वाटर चाहिए या कुछ भी चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी उनको प्रोवाइड कराना चाहिए. ओके, वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड. बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. ठीक है, हम अब आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या है इसमें. प्रियंका, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ये हमारा ये वाला स्टैंडर्ड का वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है. इसमें हमें इंश्योर करना है हमारा लेबर रूम है और डिलीवरी के समय पे महिला के साथ एक बर्थ कंपेनियन को रखने के लिए हमें इंश्योर करना है. इसके अलावा हमें लेबर रूम में प्राइवेसी बना कर रखना, कर्टन्स लगाना, ये सब बहुत जरूरी है. और प्रेग्नेंट महिला के साथ एक अच्छा से रिस्पेक्टफुली बात करना, उसके प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, उनका गोपनीयता को ध्यान पे रखते हुए, उसका इंफॉर्मेशन जो भी हो इधर उधर बात नहीं करें, ये सब ध्यान पे रखते हुए हमें काम करना है. और उसको उनका साथ कोई भी डेंजर साइंस हो सकते हैं, ये सारी डेंजर साइंस के बारे में उनके साथ कौन रहते हैं उन्हीं को बताना है, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि वो जाके वो हमेशा महिला के साथ रहेंगे, वो जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी डेंजर साइंस. तो ये सारी इसका क्राइटेरिया, वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है ये स्टैंडर्ड का. हमें ये सारी क्राइटेरिया मेट होना है सारी, तब हमें एक स्कोर मिलेगा. इनमें से कोई भी हमारा वेरिफिकेशन क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहे तो आपका स्कोर मेट नहीं होगा. तो हम डिस्कस करेंगे रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर पे क्या क्या चीज होते हैं, क्या क्या चीज हमें ध्यान पे रखना है. ये एक स्टडी आपको सामने है. प्रियंका, नेक्स्ट. ओके, ये एक स्टडी का डेटा है. वो रेस्पेक्टफुल और सपोर्टिव मैटरनिटी केयर देने के बाद ये हमारा प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और उनका चाइल्ड बर्थ के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो सब हमने रेस्पेक्टफुल और सपोर्टिव मैटरनिटी केयर दिया, उस वजह से वो कम हो गया. तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है. तो आप लोग रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर दे रहे और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल आप अपना हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे. तो इसमें से एनाल्जेसिया और कोई भी एनेस्थेसिया यूज करने का ये वो 21% कम हो गया है. और प्रोलॉन्ग्ड लेबर, लंबाई बढ़ना, डिलीवरी लेबर का लंबाई बढ़ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाते हैं, तो उसमें 95% रिडक्शन हो गया. हर महिला को आजकल एपिसियोटमी का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा. तो ये सपोर्टिव और रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर आप दे रहे तो इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत सारा कम हो गया इसका भी यूज. और सिजेरियन सेक्शन, कुछ महिला को है ना अच्छा से आप रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर दिया तो सिजेरियन सेक्शन का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा. और कभी हॉस्पिटल में ना डिलीवरी के बाद प्रोलॉन्ग्ड स्टे करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई इन्फेक्शन होगा, तो सारी चीज में रिडक्शन हो गया है. एडमिशन ऑफ न्यूबॉर्न टू न्यूबॉर्न केयर यूनिट, बच्चे का इन्फेक्शन का खतरा कम हो गया है. न्यूबॉर्न और फीलिंग ऑफ टेंशन, एंग्जाइटी ड्यूरिंग लेबर, मदर को
मदर को हम अच्छा से पहले से समझा के उनके साथ एक बर्थ कंपेनियन को रख लीजिए, तो ये सारी एंग्जाइटी उसका कम हो जाएगा, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। तो रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल आप प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन कम हो जा सकते हैं। ठीक है, इनका नेक्स्ट अब हम देखेंगे हम रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर क्या है और हमें रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर कैसे देना है। कोई भी महिला अपने हॉस्पिटल में आया, उसको हमें प्रॉपर तरीके से एक स्टैंडर्डाइज्ड केयर देना है। ऐसा नहीं है हम कुछ भी करें, कोई भी महिला आ गया आप कुछ भी काम करें, नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से हमें काम करना है। हर महिला को एक ही तरह से आपको ट्रीट करना है, उसके डिग्निटी और गरिमापूर्ण देखभाल देना है, उसका प्राइवेसी मेंटेन करना है अच्छे तरह से, उसका गोपनीयता को मेंटेन करते हुए हमें काम करना है, उसको शारीरिक कोई भी शारीरिक नुकसान ना करना है और उससे अच्छे से बात करना है। ठीक है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा आपको, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाते हैं। आप लोग के साथ आप लोग एक देखभाल प्रदान करने वाला है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, तो आप लोग के साथ एक बॉन्डिंग बन जाएगा महिला और उनके साथ वाले का, तो उससे एक अच्छा रिलेशन बन जा सकते हैं। उसी से महिला का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाते हैं और आगे जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो सब कम हो सकते हैं। हमारा रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर हम दे दिया तो कई कुछ जगह पे ऐसा इसका अनुचित कुछ काम होता है, डिसरेस्पेक्टफुल से काम करते हैं, उस वजह से महिला का एक दिमाग में वो गलत मैसेज चले जाते हैं, वो बहुत टेंशन में चले जाते हैं, तो वो आके जाके बाद में महिला को बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेशन में चले जाने का चांसेस है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल महिला के साथ एक अच्छा संबंध बनिए और रिलेशनशिप बना के रखिए, उससे अच्छे से बात कर लीजिए, उनके अटेंडर जो भी हो उनके साथ उसको रहने के लिए अलाउ कर दीजिए, उनको सारी डेंजर साइंस, महिला को क्या क्या चीज आप महिला को देखना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये सारी चीज उनको बता दीजिए, उनके साथ वाले को उनको समझा दीजिए, वो कैसे चेक करना है, उनको कैसे असेस करना है, ये सारी चीज उनको बता के आप महिला के साथ अलाउ कर दीजिए एक बर्थ कंपेनियन को, तो वो आगे जाके आपको ड्यूरिंग उनका लेबर के समय पे, उनके चाइल्ड बर्थ के समय पे आपको बहुत मदद मिलेगा। तो अब हम देखेंगे महिला का और एक चीज, आप लोग एक अच्छा से रेस्पेक्टफुल केयर उनको दे रहे, तो उनका महिला का आत्मविश्वास बढ़ जाते हैं और आत्मसम्मान भी बढ़ जाते हैं, तो वो ये सारी चीज महिला आगे जाके आपको मदद मिलेगा। अब कुछ अवकाश होते हैं महिला का, तो महिला का कुछ अवकाश होते हैं अपने हॉस्पिटल में, ये आपको अपने हॉस्पिटल का एंट्रेंस पे आपका रिसेप्शन में डिस्प्ले करना है, क्योंकि महिला का क्या क्या अवकाश होता है हॉस्पिटल में। सबसे पहले उनका फिजिकली हार्म नहीं होना चाहिए। आप कोई भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं उनको, तो उनसे परमिशन ले लीजिए, उनसे पहले से बता दीजिए, और उनका बिना परमिशन से आपको कोई भी काम उनसे नहीं करना है। आप पहले से उनको समझा दीजिए कोई भी काम करने का, तो वो मेंटली हो जाएगा और आपको काम करने में आसान रहेगा। और नेक्स्ट, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, उनका एक अधिकार ये होता है सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलना, उनका खुद की हेल्थ के ऊपर बारे में, उनका बच्चे के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी आपको उनको बताना है, वो अच्छे तरीके से उनको समझा दीजिए, उनका साथ वाले को समझा दीजिए, तो वो एक उनका अवकाश होता है सारी इंफॉर्मेशन उनका मिलना। कोई भी चीज आपको छुपा के नहीं रखना है, सारी चीज उनको अच्छे से ओपनली बात करना है, उनसे वर्बली कंसर्न लेना है। कोई भी प्रोसीजर आपने पीवी करने जा रहे हैं, आप प्रियंका मैडम ने अभी पहले सेशन में बताया है, पीवी करने से पहले आप उनसे वर्बली कंसर्न ले लीजिए, उनको समझा दीजिए क्या प्रोसीजर है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कितना पेन हो सकते हैं, ठीक है, और हम कैसे करने जा रहे हैं सारी प्रोसीजर, तो उनसे पहले बता दीजिए, तो वो आपको सपोर्ट करेगा और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और उसका चॉइसेस, उसका पसंद को आपको उसका पसंद के साथ काम करना है। उनका वो बोल रहे मुझे ऐसे लेफ्ट साइड पे लिटाना है, मुझे बैठना है, मुझे टहलना है, तो उनको उनका क्या क्या चॉइसेस होता है उसको आपको पूरी करना है। नेक्स्ट, उनका प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, गोपनीयता को आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो उनका जो भी उनका प्रोसीजर आप कर रहे हो तो उनको प्राइवेसी देना है, और उनका
जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनका हेल्थ रिलेटेड, वो इधर उधर नहीं बोलना है। उसके अलावा उनको वर्बली अब्यूज नहीं करना है, आपको बातों से उनको नुकसान नहीं करना है, उनके सामने कोई भी गलत बात नहीं करना है, और उनको हमेशा सपोर्ट में लेके पॉजिटिवली उनसे हमेशा बात करना है। उनका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है आपको। तो इसका मतलब देवभाव नहीं करना है महिला का, ठीक है। और महिला को हमेशा इक्वालिटी देना है, मतलब इक्वल केयर देना है। जो भी आपने इसका पहले वाला महिला का जो भी केस है आपने केयर दिया है, वो सेम केयर दूसरा महिला को भी आपको देना है। ऐसा नहीं है वो एक अच्छा फैमिली से आया है, वो थोड़ा अच्छा इकोनॉमिकली अच्छा पेशेंट है तो उसको थोड़ा अच्छा केयर दे, ये थोड़ा इकोनॉमिकली लो पेशेंट है इसको थोड़ा ज्यादा केयर ना दे, ऐसा नहीं है। सबको हमें एक ही तरह से इक्वल केयर देना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा प्रॉपर केयर, आपका उनको क्या क्या परेशानी है उसी के ऊपर आपको केयर देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो ये सेम चीज हमने अभी बात किया है, उनको डिग्निफाइड केयर देना है। इसका मतलब हमें गरिमा पूर्ण देखभाल देना है, कंसंटेड केयर देना है। हमेशा कोई भी प्रोसीजर आप करने के पहले उनसे कंसर्न लेना है वर्बली, और प्राइवेसी इंश्योर करना है। जो भी चीज आप उनके साथ करने जा रहे हैं तो उनको इन्फॉर्म जरूर कर लीजिए, उनको पहले से बता के रखिए तो पहले से वो प्रिपेयर होकर बैठेंगे। फिजिकली उनसे फिजिकली और वर्बली अब्यूज नहीं करना है, कोई भी गलत उनका शारीरिक नुकसान और उनको वर्बली कोई नुकसान नहीं करना है। और उनका कॉस्ट, उनका फिनेंशियल स्टेटस के ऊपर लेके आपको उनका कोई गलत चीज नहीं करना है। इक्वल केयर सबको देना बहुत जरूरी है। प्रियंका नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है बर्थ कंपेनियन। ये क्या चीज है? आप लोगों को कुछ बर्थ कंपेनियन सुना है क्या? क्या होता है बर्थ कंपेनियन? कोई बता सकते हैं? बर्थ कंपेनियन यही होता है जन्म के साथी। क्योंकि महिला अपना डिलीवरी के लिए अपने हॉस्पिटल में आया है, उसके साथ में साथ वाला उनको सपोर्ट करने के लिए हमें उनके साथ एक व्यक्ति को रखना है। वो कौन हो सकते हैं बर्थ कंपेनियन? आप लोग अपने हॉस्पिटल में डिलीवरी के समय पे महिला के साथ किसी को लेबर रूम में अलाउ करते हैं? यस सर। हेलो, तो इससे फायदा क्या मिलेगा आपको? हेलो, इससे क्या फायदा है? आप क्यों रखते हैं? हेलो, हेलो, हाँ बताइए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। उसको सर पेशेंट को थोड़ा मेंटली सपोर्ट मिलते हैं सर, और उसको थोड़ा सा ये लगता है हाँ हमारे घर वाले मेरे साथ है। अभी कोई उसको अगर कोई डर लगता होगा तो साथ वाले को देख के, उसके पेरेंट्स को देख के थोड़ा डर खुल जाए। हाँ हमारे साथ भी सिस्टर भी समझा रही है मेरे को, और वेरी गुड, पेरेंट्स भी मेरे, तो थोड़ा मतलब उसको डर सा महसूस नहीं होगा सर। और डिलीवरी के टाइम तो वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, आपने बहुत अच्छा। और कोई, और किसी को कुछ बोलना है? चलो ठीक है। तो बर्थ कंपेनियन एक जन्म के साथी होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो मदर का चॉइस के ऊपर होता है। मतलब हम महिला अपना लेबर रूम में आया, सॉरी अपना हॉस्पिटल में आया, तो उसे आप अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए, और एक बर्थ कंपेनियन के बारे में आप बता दीजिए। उनके साथ में कोई भी रह सकते हैं, उनका पूरा चाइल्ड बर्थ के समय पे उनके साथ में कोई रह सकते हैं। तो वो महिला से पूछ लीजिए आपको किसको रखना है। तो महिला के चॉइस के ऊपर आप किसी को रख सकते हैं, कोई भी महिला हो सकते हैं, कोई भी महिला, उनको पहले से एक्सपीरियंस हो चाइल्ड बर्थ का, वो एक एक्सपीरियंस्ड वुमन हो, और नहीं है तो उसके हस्बैंड खुद भी हो सकते हैं बर्थ कंपेनियन, किसी को आप रख सकते हैं। और इनका रोल क्या होता है, वो क्या करते हैं बर्थ कंपेनियन? वो महिला को एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं, वो उनके साथ रहेंगे पूरा उनका चाइल्ड बर्थ के समय पे, और वो उनका जो भी परेशानी वो महिला और हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारा बीच में रहेंगे। वो उनका जो भी परेशानी वो हमें बताएंगे, हम उनको जाके मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए वो बर्थ कंपेनियन को एम्पावर करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि बर्थ कंपेनियन को कुछ सारी चीज पता नहीं होगा, क्या क्या चीज महिला का देखना है। तो हमारा ड्यूटी यही होता है, हम लोग को जाके उनको बताना है कौन उनके साथ रह रहे, उसका क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले वो अपने खुद की पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। तो जो भी आप महिला को साथ कोई भी बर्थ कंपेनियन को रख रहे हैं, वो लेबर रूम में आप ले रहे हो, तो लेबर रूम में क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन का, वो सारी फॉलो करना है। उनको भी गाउन देना, ग्लव्स देना, कैप देना, शू कवर देना, जो भी हो, जो भी आपका लेबर रूम का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे। और हमेशा वो महिला की फेस में फेस करके उनसे ही बात करके उनको सपोर्ट करते हुए खड़े होना चाहिए। उनको समझाना है हम कैसा ये कैसे करना है। और उसके अलावा उनको समझाना है हमारा जो भी काम हो, हम लेबर रूम में उसका डिलीवरी करते हैं, कभी कभी कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हमारा काम पे आपको इंटरफेयर नहीं करना है। आप महिला के साथ रहिए और उनको सपोर्ट दे दीजिए, उनको समझा। इससे क्या फायदा होता है, जब आप लोग डिलीवरी करते हैं तो उसके बीच में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो वो अटेंडर और उनका बर्थ कंपेनियन उनके साथ है, तो वो खुद देखते हैं क्या क्या हो रहा है महिला के साथ। तो उनको बार बार जाके आपको बाहर समझाना, इनको पीपीएच हो गया, इनका एक्लाम्शिया हो गया, इनके बच्चे को ये परेशानी हो गई, बार बार जाके उनको समझाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। वो खुद ऑब्जर्व करते देखते आप लोग कैसे उसको बचाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको बचाने के लिए, तो ये वो खुद समझते हैं। तो आपको बार बार जाके उनको बताने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसको बताना है हमारा जो भी काम हो वो हम करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और वो कंपेनियन खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए उनके साथ रहने के लिए, वो मदर को अच्छा से सपोर्ट दे। और बर्थ कंपेनियन का इसके अलावा कुछ रोल होता है, उन महिला को कुछ भी पिलाते रहे, पानी पिलाते रहे, कुछ खाना उनको चाहिए तो खाना देते रहे। ठीक है, कुछ लोग है ना डर की वजह से कुछ खाता पीता नहीं है, तो बर्थ कंपेनियन ये सारी चीज को पूरी करेंगे। इसके अलावा महिला को थोड़ा इधर उधर टहला दीजिए, उसका ट्रू एक्टिव लेबर के टाइम पे उसका थोड़ा टहलना है, हाफ एन आवरली यूरिन आउटपुट कराना है, पेशाब कराना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, मदर को काउंसिल करना है। जब जब दर्द होता है तब पुश करना है, क्योंकि एक्टिव लेबर में क्या होता है, जब बच्चे बाहर नीचे की तरफ आने लगेगा तो महिला को ऐसा फीलिंग होता है पुश करने का, लेकिन वो क्या होता है जाते जाते फुल अभी डायलेटेशन नहीं हुआ होगा पूरा, तो अभी से वो पुश करना शुरू किया तो बाद में जाके वो थक जाते हैं। जब एक्चुअली उसको पुश करना है तब उसको एनर्जी नहीं होगा। तो ये बर्थ कंपेनियन उनके साथ रहेंगे, उनको समझाना है अभी आपको पुश नहीं करना। पहले से एक्सपीरियंस है, लेबर का एक्सपीरियंस है, तो वो बर्थ कंपेनियन बन सकते हैं। उनका खुद ही उनका हस्बैंड भी बन सकते हैं ऐसे बर्थ कंपेनियन। बर्थ कंपेनियन का मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज बात कर चुका है, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, लेबर रूम का जो भी प्रोटोकॉल हो, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, वो सब फॉलो करेंगे। तो हॉस्पिटल के वर्क में वो इंटरफेयर नहीं करना है, और उनको कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए। प्रियंका नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये है बर्थ कंपेनियन। उसको ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी बात कर चुका है। कंफर्ट, उनको प्रॉपर तरीके से उसको लिटाना, उसको कंफर्ट पे कंफर्ट देना, एनकरेजेस हर टू टेक डीप ब्रेथ्स। जब आप पुश करेंगे, जब महिला को एक्टिव पेन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो पुश करेंगे तो बीच बीच में लंबा श्वास लेना, ये सारी समझाना है। उनको कंफर्टेबल पोजीशन देना है, उनको इधर उधर टहलाना है, और उनको कुछ हाइड्रेशन के लिए कुछ पानी वगैरह पिलाना है। हाफ एन आवरली उनको यूरिन कराना है। इनको प्रोग्रेस ऑफ लेबर के बारे में बताना है। बच्चे होने के बाद बच्चे के बारे में क्या क्या चीज देखना है, बच्चे को पीलिया तो नहीं पड़ रहे, बच्चा नीला तो कर रहे नहीं पड़ रहे, बच्चा लैट्रिन तो नहीं कर रहे, बच्चा ठंडा तो नहीं पड़ रही, सारी चीज उनको पता होना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी मदद करेंगे वो, उनको ब्रेस्ट फीडिंग का पोजीशन उनको समझाना है, कब कब ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, दोनों ब्रेस्ट पे फीडिंग कराना है। जब बच्चे को नीड हो तब उनको महिला को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। इन केस ऑफ कोई भी डेंजर साइंस उनको लग रहे तो तुरंत आके हमें बताना है। ये सारी चीज है बर्थ कंपेनियन का रोल होता है। प्रियंका नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट
क्या क्या डेंजर साइंस होता है ये बर्थ कंपेनियन को पता होना चाहिए। तो मदर के साइड में क्या क्या डेंजर साइंस हो सकते हैं। इन केस बहुत सारी ब्लीडिंग हो रहे तो तुरंत आके हमें बता दीजिए। सीवियर हेडेक हो रहे हैं, नहीं तो ब्लड विजन, आंखों पे धुंधलापन पड़ रहे, ये सारी चीज पे महिला को ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है तो तुरंत आके हमें बता दीजिए। वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का जांचेस कराना होता है, ये सारी चीज हमें चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट, कोई भी एब्डोमिनल पेन, बहुत पेट में दर्द हो रहा है महिला को तो हमें आके बताइए। कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा हो रहे तो हमें आके बताइए। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, महिला को श्वास लेने में दिक्कत आ रहे तो हमें बताना है। जड़खा पड़ रहे, कभी कभी महिला को फिट्स पड़ जाते हैं डिलीवरी के बीच में, तो वो ऐसा कोई फिट्स पड़ रहे तो हमें आके जल्दी बता दीजिए। इनकेस यूरिन पेशाब करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें बता दीजिए। और कोई भी वजेनल डिस्चार्ज आते हैं, बदबूदार वजेनल डिस्चार्ज आ रहे हैं तो हमें आके बता दीजिए। फीवर और चिल्स, महिला को ठंडा पड़ रहे और बुखार आ रहे तो हमें आके बता दीजिए। ये सारी चीज बर्थ कंपेनियन को पता होना चाहिए। और बच्चे के बारे में भी उनका नॉलेज होना चाहिए। बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे, बच्चे को ऑन डिमांड फीडिंग करना है। बच्चे को जब भूख लग रहा है तब आपको दोनों ब्रेस्ट में से फीडिंग कराना है। बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है तो आके हमें बताना है। और बच्चे को हमेशा कवर करके रखना है, क्योंकि माँ के पेट में वो एक टेम्परेचर पे रह रहा था, बाहर आके वो बाहर के टेम्परेचर से कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको अच्छे से कवर करके रखना है। उसको टोपी पहनाना है, उसको सॉक्स पहनाना है। ये सारी चीज बर्थ कंपेनियन को देखना होता है। इन केस बच्चे श्वास बहुत तेज से ले रहे, फास्ट ब्रीथिंग ले रहे, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आ रहे तो उसको नोटिस करना है और हमें बताना है। और बच्चा ऐसा सुस्त पड़ा। हेलो ग्लाइडिन, एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी हॉस्पिटल्स, कितना हॉस्पिटल्स अभी बर्थ कंपेनियंस को अलाउ कर रहे हैं? तो ऐसे थम्स अप कर सकते हैं, कितना हॉस्पिटल्स अलाउ कर रहे हैं, ऐसे थम्स अप कर सकते हैं अभी birth companions? Normally labor room we don't allow. Normally in labor room we don't allow attendant to go into labor room. ठीक है, तो some hospitals are not allowing, some are allowing. I can see some people raising their thumbs up. So that's good. Actually, the thing is, one of the standards we have is to allow birth companions. तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं. Glidin has told the most important, benefits. आप लोग कहाँ करते हैं लेबर में? ड्यूरिंग लेबर में कहाँ अलाउ करते हैं? तो आप लोग बता दीजिए कौन कौन अलाउ कर रहे हैं बर्थ कंपेनियन को अपना। Hello, am I audible? Yes. Actually, in my hospital, what we are doing, we have got one pre-labor room and a main labor room. So till the patient starts bearing, we keep the patient in the pre-labor room with a birth companion. But when we are shifting just before the delivery, we shift the patient to the main labor room, where we are not allowing any outside birth companion to take risk of the infection part. There only the staff is there and doctor is there. So that's also good, because the most important part is in the first stage of labor. Because first stage of labor is very long and 6 hours. So that's very good. But we have seen that if you want, even in the second stage of labor, one can keep. There are a lot of hospitals. If the patient demands, usually the patient demands for husband only. So if the patient demands, then we are letting the husband to be there at the time of delivery. Okay, that's good. That's nice. Yes. We are also doing the same thing. Yes, patients. So in the first stage of labor, there has been shown to have a lot of benefits. Birth companions have shown to have a lot of benefits. In fact, and so that is a proven thing to have a birth companion. A birth companion has to be somebody who the pregnant woman trusts. That is the most important thing. Over to you, Glidin. ओके, तो बर्थ कंपेनियन का डेंजर साइंस के बारे में ये सारी चीज उनको पता होना चाहिए। प्रियंका, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
प्रियंका? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो मेनली यही है बर्थ कंपेनियन एक कोई भी अपना लेबर रूम में अलाउ करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो महिला का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ने के लिए और उनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा उसको, और आपके साथ वो इजीली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। तो ये रखना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा स्टैंडर्ड में भी है ये। तो ये आप लोग अलाउ नहीं कर रहे तो फिर हमारा स्टैंडर्ड मेट नहीं होगा। तो इसके अलावा आपको कोई डाउट हो इसके बारे में तो आप तो आप लोग ये बता दीजिए बर्थ कंपेनियंस का रोल्स क्या क्या होता है। आप लोग को क्या समझ में आ गया? अभी का 10-15 मिनट हमने बात किया, तो क्या समझ में आ गया? बर्थ कंपेनियन होना जरूरी है क्या? उसका रोल क्या क्या होता है? Hello, Glyden. Yes. Yes, I'm audible. Yes, audible. Am I audible? Yes. Yes. बर्थ कंपेनियन का बेसिकली रोल वही है कि he should be a good attendant basically, who can fulfill all the demands of the patient basically, like उसको basically emotional support as well as consult for consolation and जैसे कि contractions है, pain है, patient is in agony normally, तो उसको थोड़ा सा कंसोल करे एंड हाइड्रेशन थोड़ा मेंटेन करे, ड्रिंकिंग वाटर बीच बीच में प्रोवाइड करता रहे basically, and if any, and he should be aware of basic complications like अगर pain contractions बहुत ज़्यादा है then she or he should be informed, he should inform to the doctor or staff, and basically liquid she has to provide, and for urination she has to this thing ki every half an hour she should pass urine basically patient, and if any complication like bleeding या green meconium या bag of this ruptures, then she should inform the it to the staff basically, and this all she should do, and basically she should aware of this all the complications basically which are alarming, and और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मैडम इसमें, जब वो लेबर रूम में हमारा डिलीवरी के समय पे रहते हैं तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो उनके सामने हैं, तो उनको वो खुद पता चलेगा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या हो रहे हैं। आपको बार बार जाके उनको इंश्योर करने का कोई जरूरत है नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो डायरेक्टली दे आर सीइंग बेसिकली। यस तो and वो she should not have any communicable disease, that is also important. यस इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना? ओके प्रियंका नेक्स्ट स्लाइड। ओके नेक्स्ट स्लाइड। ओके तो इसमें हमने ये की पॉइंट्स ये सून आफ्टर द एडमिशन मदर के साथ एक बर्थ कंपेनियन रखना बहुत जरूरी है। वो कोई भी हो सकते हैं, अपना कोई भी अटेंडर बर्थ कंपेनियन बन सकते हैं, और वो बर्थ कंपेनियन को ये सारी चीज पता होना चाहिए क्या क्या डेंजर साइंस महिला के साथ हो सकते हैं। वो जो भी उनको लग रहा है तो तुरंत आके वो हमें बताए। प्रियंका नेक्स्ट। नेक्स्ट ओके सो ये स्टैंडर्ड का सारी डेटा से वो आपको मिलेगा अपना कंपेंडियम में। एम्पावरिंग द बर्थ कंपेनियन वाला 63 to 64 पेज में, और इम्पोर्टेंस ऑफ आरएमसी वो आपको 65 में मिलेगा। डेंजर साइंस के बारे में आपको चेकलिस्ट 4 में मिलेगा। कंपेंडियम आपके साथ शेयर कर चुका है सब, तो आप उसमें देख लीजिए। थैंक यू। तो अभी अब नेक्स्ट सेशन लेने के लिए मैं प्रियंका को हैंड ओवर कर रहा हूँ।
Priyanka, it's over to you. Thank you so much, Gladys. So next हमारा स्टैंडर्ड नंबर 14, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स। अभी आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अब तक हम 1 2 3 4 5 पढ़ते हुए आए, आज सडनली हम क्यों 14 की बात क्यों कर रहे हैं, सडनली हम 14 पे Priyanka, you are mute. Please unmute yourself. Yes. So हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड नंबर 14 का, कि हम 14 सडनली मैं 14 पे क्यों आ गई। अब 6 के बाद एक बीच में 7 8 9 10 हमारा गायब हो गया। इन्फेक्शन प्रिवेंशन इसलिए मैं 14 की बात कर रही हूँ कि जैसे ही हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं वहीं से हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए प्रिकॉशन लेना, प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो हर स्टैंडर्ड के साथ हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो है साथ साथ चलता है, चाहे हम बात करें पीवी एग्जामिनेशन का, चाहे हम बात कर रहे हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का या इन्वेस्टिगेशन का। इन सारी चीजों के साथ साथ हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन को साथ ही लेके चलना है। इसलिए आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे, जो कि हमारा स्टैंडर्ड नंबर 14 है। मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल जो है ये बेस लाइन असेसमेंट में ये स्टैंडर्ड को अचीव किया हुआ है। ये है हमारे स्टैंडर्ड्स, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस यूज किए हुए आइटम को हमें किस तरीके से साफ सफाई करना है, कैसे उसको रखना है, फिर रीयूज कैसे उसको करना है, सेग्रीगेशन क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, हमें हैंड हाइजीन कैसे परफॉर्म करना है, और उसकी ये हमारी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया दे रखा है, जिसमें हम आगे ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जो कि वो हर जगह, चाहे इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी हम जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का यही स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है किसी भी हॉस्पिटल पे, चाहे स्मॉल हॉस्पिटल है या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सबसे पहला स्टैंडर्ड है हमारा हैंड वॉशिंग, हाथ धोना। दूसरा है खुद के बचाव के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव अटायर का यूज करना, और हमें जो आइटम को यूज करते हैं, यूज किया हुआ आइटम को रीयूज कैसे करना है, उसके प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे, और डिस्पोजेबल आइटम को, शार्प आइटम्स को कैसे हैंडल करना है, और हमारे आसपास के वातावरण को हम किस तरीके से साफ रख सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर, और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल कैसे करते हैं। अभी करंट सिनेरियो में जो कि कोविड चल रहा हमारा, इसमें हमारा 2 स्टैंडर्ड और हमारा ऐड हो गया है, क्या, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ये अब हमारा टोटल 8 स्टैंडर्ड्स हो गए इन्फेक्शन प्रिवेंशन का। सबसे पहली बात करेंगे हम हैंड वॉशिंग का। तो कोई मुझे बताएगा हैंड वॉशिंग हम कब करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं? एक एक हॉस्पिटल अनम्यूट करके प्लीज बताइए। हेलो हाँ जी मैम, बिफोर टचिंग पेशेंट, वेरी गुड, आफ्टर टचिंग पेशेंट, यस मैम, after touching any surroundings of the patients, यस मैम, after any exposure of fluids, वेरी गुड, and before aseptic techniques, वेरी गुड before मैम। any procedure. सो ऑलरेडी सुधा मैम ने ये क्लियर कर दिया पूरा कि 5 जो हमारा मूवमेंट होता है, जो कि WHO गाइडलाइन, जब WHO की तरफ से बताया गया है कि हैंड हाइजीन का हमारा 5 मूवमेंट होता है, यानी कहाँ कहाँ पे हमें और कब कब हैंड वॉश करना है, जो कि मैडम ने बड़े अच्छे से बताया कि हमें क्लाइंट को छूने से पहले करना होता है, फिर अगर कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं हम, चाहे क्लीन प्रोसीजर करने जा रहे हैं या एसेप्टिक प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो आपको हैंड वॉश करना है, या आप किसी बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आ गए हैं उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है, पेशेंट को छूने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, या आपने पेशेंट के आसपास कुछ भी छुआ हो, पेशेंट का बेड, उसका लिलेन, आईवी स्टैंड, कुछ भी आपके टच किया है, उसके बाद आपको अपना हैंड वॉश जरूर से जरूर करना है। अब आए हमारे स्टेप, हैंड वॉशिंग का क्या स्टेप होता है। तो बहुत से हॉस्पिटल में कहीं पे हम 7 स्टेप में कंप्लीट करते हैं, कहीं पे हम 8 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। तो कोई भी एक मुझे हैंड वॉशिंग करके दिखाएगा क्या फटाफट, मेडिकल हैंड वॉशिंग?
हाँ जी मैडम, एक बार ऐसे हो इस प्रकार से। हाँ जी, ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ये ऐसे इस प्रकार, इनको ऐसे कर 6 प्रकार होते हैं मैडम इनके। तो कोई नाम बताएगा? लास्ट में फिर ऐसे करके ऐसे। सबसे पहले है आपको हाँ जी, नाम याद है वो 6 सुमन के। कैसे आप याद रखते हैं? सुमन के मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बताइए सुमन के कैसे बताएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। चलो ठीक है, आपने 6 बताया, सुमन के आपने बताया, बहुत बढ़िया। सो अब हम देख रहे हैं हैंड वॉशिंग कैसे करना है। तो कोई भी चीज करने से पहले मैंने बताया था, कोई भी प्रोसीजर हम करने जाते हैं तो उसके लिए हमें देखना होता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है उस प्रोसीजर को करने के लिए। तो पहले उस चीजों की व्यवस्था हम बनाएंगे, उसके बाद हम प्रोसीजर को आगे ले जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ मेडिकल हैंड वॉशिंग का, क्योंकि मेडिकल हैंड वॉशिंग हमारा 1 मिनट के अंदर हमें करना होता है। मेडिकल हैंड वॉशिंग हमें 2 तरीके से, सोप और वाटर से कर सकते हैं, दूसरा हम 70% अल्कोहल बेस्ड हैंड रब भी करते हैं। पहले मैं बात करूंगी सोप एंड वाटर से कैसे हमें हाथ को धुलना है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि मेडिकल हैंड वॉशिंग करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, साबुन का, पानी का और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब की जरूरत पड़ती है हमें हाथ को धुलने के लिए। सबसे पहले जब हम हाथ धुलने जाएंगे तो आपको जो भी हम रिंग्स वगैरह, बैंगल वगैरह पहन रखे हैं, अगर हमारा नेल बड़ा हुआ है तो नेल को पहले आप कट करिए और सारे अपने ज्वेलरी को हमें रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम हाथ को टैप के नीचे लेके जाएंगे, एल्बो टैप होना चाहिए हमारा। हम जहाँ पे आपका हैंड वॉशिंग एरिया वहां पे आप जरूर से एल्बो टैप लगवाइए अगर नहीं लगा हुआ है तो। और सबसे पहले हम पानी से हाथ को अच्छी तरीके से गीला करेंगे और साबुन को पूरे हाथों में अच्छी तरीके से हम लगा लेंगे। लगाने के बाद अब हमारा स्टेप स्टार्ट होता है। तो स्टेप को याद रखने के लिए, क्योंकि अगर आप 7 में कर रहे हैं, 8 में कर रहे हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें स्टेप याद रखिए और सभी स्टाफ एक जैसा करें, क्योंकि हम यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए हम भूले नहीं, इसके लिए एक सुमन के, एक लड़की है जो मानते हैं एक स्टाफ है जिसका नाम है सुमन के, उसका सरनेम है। टोटल लेटर देखे तो इसमें हमारा 6 लेटर है, तो हम अपना हैंड वॉशिंग 6 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम एस से सीधा, तो सीधा मतलब पाम टू पाम हम इस तरीके से 10 टाइम रब करेंगे। उसके बाद आया यू से उल्टा, यानी पाम टू बैक, इस तरीके से फिंगर को खोल के, ताकि हमारी पूरा ये गैप अच्छे से क्लीन होना चाहिए। 5 टाइम इधर करेंगे एंड 5 टाइम इधर हम करेंगे। फिर आया एम से मुट्ठी, हम यू मुट्ठी बनाएंगे और ऐसे साफ करेंगे 1 2 3 में, ऐसे 1 2 3 5 टाइम इधर एंड 5 टाइम इस हैंड को। ए से अंगूठा, अंगूठे को हमने इस तरीके से राउंड राउंड करके रोटेटरी मोशन में हमें 5 टाइम इस पे करना है, 5 टाइम फिर हमें राइट हैंड का करना है। एन से नाखून, नाखून को हम यूं अपने पाम पे ऐसे राउंड ऐसे 5 टाइम इस पे रगड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को हम राइट हैंड पे इस तरीके से नेल्स को ऐसे पाम पे रगड़ेंगे 5 टाइम। फिर आया के फॉर कलाई, फिर हमें अपने कलाई यानी कि रिस्ट को इस तरीके से क्लीन अच्छे से रब करके क्लीन करना है। ये हुआ मेरा 6 स्टेप। 6 स्टेप है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। मैंने हर एक स्टेप को 10 सेकंड दिया और उसके बाद हम उसको टैप के नीचे लेके जाएंगे और हाथ को अच्छी तरीके से धुलेंगे पानी से। धुलने के बाद हमें एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई करने के बाद आप जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जहाँ पे अगर ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है तो आप ग्लव्स पहनिए, या ग्लव्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे जो भी प्रोसीजर करना आप उसको फॉलो करेंगे। दूसरा हमारा आया 70% अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो हम कब इसको यूज करते हैं, क्योंकि बार बार हम पानी या साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं,
तो हम समटाइम हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का भी यूज करते हैं। इसको सेम हमें लेना है और वही प्रोसीजर जैसे हम सुमन के स्टेप फॉलो करते हैं हैंड अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के लिए भी हमें वही स्टेप को फॉलो करना, जिसमें कि 20 से 30 सेकेंड, तो वो जल्दी जल्दी हमें करना होगा। अल्कोहल हैंड रब हम, अगर आपको दिख के ही लग रहा है कि हाथ आपका बहुत ज्यादा गंदा हो गया है या आपने ऑलरेडी 3 से 4 बार अल्कोहल हैंड रब का यूज कर लिया है, तो आपको उसके बाद आप हैंड वॉशिंग करेंगे, वो भी सोप एंड वाटर वाला आपको हैंड वॉश करना होगा। अगर सामने से हाथ दिखने में ही गंदा दिख रहा है तो प्लीज आप साबुन और पानी का इस्तेमाल करें, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल नहीं करें। तो सबको क्लियर हो गया है? सुमन के याद रहेगा सबको? सुमन के हैंड वॉशिंग अब आगे पीछे तो नहीं होगा? गुड। सेकंड हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। खुद को बचाव के लिए हमें किन किन चीजों को पहनना होता है? तो अभी कोविड के टाइम में तो बहुत सी चीजें और एड ऑन हो गए हैं। सबसे पहले हम सर्जिकल मास्क की बात करेंगे। हम सर्जिकल मास्क यूज करेंगे, N95 यूज करेंगे, फेस शील्ड यूज करेंगे, आई शील्ड का यूज करेंगे, गाउन पहनेंगे, एप्रन पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, कैप पहनेंगे और शू कवर का हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं या अटायर्स हैं। अब आई बात कि सबसे पहले हमें क्या पहनना होता है। सबसे पहले जब भी हम एंटर करते हैं हॉस्पिटल में, अब जैसे हमारी वार्ड में ड्यूटी, लेबर रूम में जाना है या ओटी में जाना है, तो हम सबसे पहले जाते हैं चेंजिंग रूम में। चेंजिंग रूम में जाके हम जो घर से पहन के आए हैं कपड़े उसको खोलते हैं और हॉस्पिटल का कपड़ा हमें पहनना होता है। और जो भी ज्वेलरी वगैरह आपने पहन रखा है तो उसको आप पहले ही, मोबाइल वगैरह ज्वेलरी वगैरह आप पहले उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आप अपना स्क्रब सूट पहनेंगे। स्क्रब सूट पहनने के बाद आप बूट पहनेंगे, आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा। उसके बाद हम इसको चेंजिंग रूम में बूट पहनेंगे। उसके बाद हम हमारा जो आइसोलेशन वार्ड में अगर आपकी ड्यूटी आपको जाना है तो उधर की तरफ आप मूव करेंगे। और आप सबसे पहले आपको देखना है कि सारा पीपीई मटेरियल आपके पास है या नहीं है। अगर सब कुछ है तो क्या वो आपके साइज का है कि नहीं है। समटाइम होता है कि ग्लव्स मैं पहनती हूँ 6 नंबर और ग्लव 6 नंबर है नहीं, 7 नंबर है या 5 नंबर है, तो अगर ज्यादा टाइट होगा तो भी फटने की चांसेस है, लूज होगा तो भी आपको इन्फेक्शन हो करने की चांसेस है। इसलिए आप करेक्ट साइज का पहनेंगे। और जब भी आप पहन रहे हैं पूरा पीपीई, अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं तो आप हमेशा अपने सीनियर स्टाफ के निगरानी में उसको पहने, ताकि कोई भी अगर गलती होता है या ट्रेन पर्सन में तो आपको बताए कि ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से यूज करना होता है। ये करने के बाद आपको हैंड वॉश आपको करना है, जो कि हैंड वॉश का स्टेप हमने देखा है, उस तरीके से आपको हैंड वॉश को कंप्लीट करना है। फिर आप जाके एग्जामिनेशन ग्लव्स को पहनेंगे। ग्लविंग टेक्निक कैसे करना है ये सब हम आपको जब 1-to-1 हम ट्रेनिंग देंगे और आपको वीडियो भी हम इसका शेयर करेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद हम डिस्पोजेबल गाउन पहनते हैं। डिस्पोजेबल गाउन पहनने के बाद, ये जो गाउन होता है ये फैब्रिक का बना होता है, जो कि मेडिकली ट्रीटेड होता है कि इसमें से जो भी ब्लड स्टेन वगैरह जो है वो पेनिट्रेट होके हमारे बॉडी तक नहीं जा सकता है। ये उसके अकॉर्डिंग ये बनना हुआ रहता है हमारा गाउन। 9th, उसके बाद आप वो फेस मास्क पहनेंगे। फेस मास्क पहनने के बाद आपको अपना फेस शील्ड पहनेंगे और या गॉगल्स, आई शील्ड आप पहनेंगे। उसके बाद आप अपना नेक को पूरा कवर करने के लिए जो है हमारा, आप उसके सर्जिकल बोनेट आता है या फेस शील्ड है या हुड है, उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर हम उसके बाद हम डिस्पोजेबल वाटरप्रूफ आपको एप्रन पहनना है। उसके बाद लास्ट में आपको सर्जिकल दूसरा अगेन आपको डबल ग्लव्स पहनना है। दोबारा आप फिर से आप सर्जिकल ग्लव्स को पहनेंगे, जिसमें आपका सारा जो कफ वगैरह, कफ के ऊपर आपका वो गाउन का जो कफ होगा उसको कवर कर लेंगे।
अब आया हमारा कि अब उतारने का। अभी तो हम तक देखे कि स्टेप बाय स्टेप पहले क्या पहनना है फिर क्या पहनना है, अब उतारना कैसे। उतारना भी हमें जितना जरूरी इंपॉर्टेंट है पहनना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उस चीज को हमें कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले हम क्या रिमूव करेंगे, ये सेम आया कि जब भी आप रिमूव भी कर रहे हैं कोई चीज तो भी आपके पास गाइड सुपरविजन के लिए कोई ट्रेन पर्सन आपके सामने होना चाहिए, चाहे आपका कलीग हो या जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी आपने पहन रखा है वो इन्फेक्शियस है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर टच करेंगे तो आप इन्फेक्शन आपको होने की चांसेस है। सबसे पहले हम हैंड धुलेंगे। ग्लव्स जो पहने भी ग्लव्स हमने उतारना नहीं है, ग्लव्स के साथ ही आपको अपने हैंड को वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद आप सबसे पहले एप्रन को खोलेंगे। सबसे पहले हम इधर गले से इस तरीके से हम एप्रन को निकालेंगे। एप्रन निकालने के बाद आप फिर से दोबारा आप हाथ को ग्लव्ड हैंड को आपको वॉश करना है। ग्लव्ड हैंड को वॉश करने के बाद आप जो पहला जो ग्लव्स है ऊपर वाला ग्लव्स को आपको सेफली उसको रिमूव करना है। रिमूव करके रेड जो डस्टबिन है रेड डस्टबिन में आप डालेंगे और दोबारा हम फिर से आपको हैंड वॉश करना है। फिर उसके बाद 7th में हम जो हमने नेक पूरा हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हुड्स पहन रखा था या फेस शील्ड पहना था उसको हम रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद दोबारा आपको फिर ग्लव्ड हैंड वाला हाथ को आपको दोबारा से हैंड वॉश करना है। उसके बाद आप अपना गाउन को रिमूव करेंगे। गाउन रिमूव करने के बाद फिर आपको हैंड, इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि सबको जो आपने पहना है सब इन्फेक्टेड हो गया, इसलिए बार बार आपको खोलना है और फिर आपको हैंड वॉश करना है। 11th में हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें जो अगर आपने आई शील्ड पहन रखी है तो आप आई शील्ड को रिमूव करेंगे। आई शील्ड निकालने के बाद दोबारा फिर आपको हाथ धुलना है। हाथ धुलने के बाद आप फिर मास्क निकालेंगे। मास्क निकालने के बाद फिर आपको हाथ धुलनी है। फिर लास्ट में आपको अपना बूट निकालना है। अगर आपको वही बूट पहन के बाहर जाना है दूसरे वार्ड में तो आप पहले उस बूट को आप डिसइंफेक्टेड कर लीजिए। जो भी है वहां पे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है उससे आपको अपने बूट को अच्छे से क्लीन करना होगा, तभी वो बूट पहन के आप बाहर जा सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपको अपना हैंड वॉश करना है और फिर जाके आपको जो 2nd नंबर वाला ग्लव्स था आपका उस ग्लव्स को आपको निकाल के डिस्कार्ड करना है और फाइनली आपको फिर अपना हैंड वॉश कंप्लीट, हाथ को कंप्लीटली आपको वॉश करना है। तो आप तो देख रहे हो कि मैम बार बार हाथ धुलना क्यों बोल रही, कि हर एक चीज उतारने के बाद आपको अपना हैंड वॉश करना है, फिर वो दूसरा आइटम उतारना है, फिर आपको हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम। अच्छा आप लोग बताइए कि जैसे मान लीजिए अभी डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपका यूज हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट को दोबारा आप कैसे यूज करते हैं। हेलो, जैसे आपने डिलीवरी किया या ओटी के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसको फिर हम दोबारा तो यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट को ही डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की साफ सफाई कैसे करते हैं, कोई भी एक हॉस्पिटल बताएगा कैसे होता है, आपकी प्रोसेस क्या है इंस्ट्रूमेंट सफाई का। पहले तो उसको डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन में सोक करके रखते हैं फॉर 10 मिनट और फिर सोप वाटर से क्लीन करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को एंड फिर उसको ड्राई अप करना होता है एंड देन वी ऑटोक्लेव द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्टरलाइजेशन के लिए ड्रम में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो मैम ने जो बताया ये ऑलमोस्ट यही प्रोसेस है जो कि हमें फॉलो करना है। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, हमारा सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट में। हर हॉस्पिटल में CSSD होता है जहाँ पे एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है, स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट, जहाँ पे कि ये सारा सामान आता है डिसइंफेक्ट होके आता है, फिर यहाँ पे इसकी क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग होने के बाद इसको दोबारा से ऑटोक्लेव किया जाता है, फिर इसको स्टोर किया जाता है, फिर जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे यहाँ से ही सप्लाई दिया जाता है अलग अलग वार्ड यूनिट्स में।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, जो कि मैम ने बताया। तो हम 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में 10 मिनट्स के लिए हम यूज किया हुआ इंस्ट्रूमेंट्स को डालते हैं। डालने के बाद उसको वहां से निकाल के फिर साफ पानी से हम अच्छी तरीके से उसको धुलते हैं। धुलने के बाद ये ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव होने के बाद स्टोर होता है, फिर ये दोबारा यूज करने के लिए हमारा तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम क्लोरीन सॉल्यूशन, अब अभी तो हर हॉस्पिटल में क्लोरीन सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बताएगा कैसे आप प्रिपेयर करते हैं? अगर ब्लीचिंग पाउडर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर को कैसे आप लिक्विड फॉर्म कैसे बनाते हैं? कोई भी ब्लीचिंग, अगर सभी जगह में ब्लीचिंग पाउडर यूज हो रहा है या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज हो रहा है? हाइपोक्लोराइड मैम। हाइपोक्लोराइड, कहीं पे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं हो रहा? हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करते हैं। हाइपोक्लोराइड ही यूज करते हैं। अगर हमें ब्लीचिंग पाउडर अगर मेरे पास है तो हमें उससे 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन कैसे बनाना है, इसके लिए हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास यूटिलिटी ग्लव्स यानी कि मोटी वाली ग्लव्स होना चाहिए और प्लास्टिक का एप्रन होना चाहिए। पहले हम इसे पहनेंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ 1 लीटर की। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 लीटर पानी में बनाना है ब्लीचिंग सॉल्यूशन तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम 1 लीटर पानी लेंगे। ऑलरेडी हमारे पास मेजर किया हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर कैसे नापेंगे? अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम बिस्लरी की बोतल ले लेंगे। तो 1 लीटर हम पानी ले लिया और उसके बाद हमें उसमें 3 चम्मच टी-स्पून हमें ब्लीचिंग पाउडर लेना है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे उठा लिया पूरा ऐसा पहाड़ जैसा बना हुआ है उसको लेना है, नहीं, उसको हमें फिंगर से इस तरीके से बराबर करना है। बराबर करके हम 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर लेंगे और पूरा 3 चम्मच को ऐसा नहीं कि पूरे इकट्ठे हम 1 लीटर पानी में डाल देंगे। अगर 1 लीटर पानी में इकट्ठे डाल देंगे तो पूरा ऐसा बबल्स टाइप का वो बन जाएगा, अच्छे से वो फेटेगा नहीं। उसको हम 1 लीटर पानी में से बॉल में या मग में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें 3 चम्मच हम ब्लीचिंग को डालेंगे और अच्छे से हमें उसको फेट के गाढ़ा घोल बना के उसके बाद हम उसी पानी को 1 लीटर के पानी में हम उसे मिला देंगे। और जब भी हम क्लोरीन सॉल्यूशन बनाते हैं, बनाने के बाद आपको उसको हमेशा कवर करके रखना है, ढक के रखना। अगर हम ढक के नहीं रखेंगे तो जो वो क्लोरीन गैस है वो हमारा उड़ जाएगा और पानी पानी हमारा उसमें बचेगा। तो फिर वो जिस चीज के जो हमारा पर्पस है, हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। हमेशा आप अपने डिलीवरी लोड, जैसे मैं तो अभी 1 लीटर की बात कर रही हूँ। अगर मान लीजिए हमारे हॉस्पिटल में दिन भर में 5, 7, 8 अगर डिलीवरी हो रही है तो 1 लीटर में तो कुछ नहीं होने वाला। मिनिमम हम 10 लीटर तो बनाते ही बनाते हैं। तो 10 लीटर के लिए हमें क्या करना होगा कि 10 लीटर में हमें कितना चाहिए होगा? अगर 1 लीटर के लिए हम 3 चम्मच ले रहे हैं तो 10 लीटर के लिए कितना चम्मच लेंगे? 30 150। ठीक है। हमने क्या करना था, चम्मच की मैं बात कर रही हूँ, तो हम 30 चम्मच लेंगे। लेकिन अब बार बार 30 चम्मच नापना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप क्या करेंगे कि पहले आप एक अपने पास छोटा सा डब्बा ले लीजिए जिसमें नाप लीजिए कि हाँ इसमें 30 चम्मच हमारा आ जाएगा ब्लीचिंग सॉल्यूशन। जो कि जब भी आपको बनाना हो तो आपने एक ही बार उससे डब्बे से या डब्बे से आपने निकाल लिया और उसको आप बना सकते हैं। और पानी के लिए हम ऑलरेडी मार्क करके रख लीजिए कि अगर मार्क नहीं है बकेट पे या टब पे तो आप पहले उसको मार्क कर लीजिए कि 10 लीटर पानी कहाँ तक आता है। उसको मार्कर से मार्क कर लीजिए कि बार बार आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहां पे पानी उतना भर लेंगे। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, उसी पानी में से थोड़ी सा पानी निकालेंगे और वो 30 चम्मच जो आपके पास 150 ग्राम वो जो है उसको अच्छे से पेस्ट बना के आप उसको फिर उसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर हम उसका यूज करेंगे। हम वैसे 24 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दिखने में ही बहुत ज्यादा गंदा दिखने लगा कि लगातार डिलीवरी हो गई है तो आप प्लीज उसको फेंक के फिर नया क्लोरीन ब्लीचिंग सॉल्यूशन, आप क्लोरीन सॉल्यूशन 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन आपको बनाना चाहिए। उसी को हम नहीं लगातार यूज करते रहेंगे अगर दिखने में ही पानी गंदा दिख रहा है तो।
अब है हमारा कि जो हमारे अस्पताल में जो वेस्ट डिस्पोजेबल निकलता है उसको कैसे हमें कैसे उसका अपने हॉस्पिटल में कहाँ पे रखना है, कैसे फेंकना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब जहाँ पे हमने यूज किया उसी जगह पे हमें इसको कचरे को अलग अलग रखना है, क्योंकि अस्पताल से निकला हुआ सभी कचरा जो होता है वो इन्फेक्शियस नहीं होता है। कुछ ही कचरा होता है, कुछ परसेंट ही कचरा होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है। लेकिन अगर हम वहीं पे उसको अलग अलग नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि पूरा 100% जितना कचरा, हम पूरे कचरे को 100% इन्फेक्शियस बना रहे हैं। इसलिए सेग्रीगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एट द पॉइंट ऑफ केयर। जहां पे हमने काम किया है वहीं पे, जैसे लेबर रूम हो गया, ओटी हो गया, वार्ड हो गया, वहां पे सेग्रीगेशन हमारा वहीं पे एट द केयर पॉइंट पे ही होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, वहां पे हम कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करके एक जब स्टोर होता है तो जो सिनर्जी वाले आते हैं, सिनर्जी वाले आके उसे लेके जाते हैं। उसके बाद वहां जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, और जो भी डिस्पोजेबल होता है, अगर रीयूज वाला आइटम होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, या फेंकने वाला है उसको फेंका जाता है। सबसे पहली बात है सेग्रीगेशन की, कैसे हमें सेग्रीगेशन अलग कैसे करना है कचरे को। तो हम हमारे पास के तो टोटल 5 कलर्स के हमारे पास बकेट्स होते हैं। येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। 4 कलर, सॉरी मैंने 5 बोला, 4 कलर के हमारे पास डस्टबिन होगा। पीला, लाल, सफेद और नीला। पीला में क्या जाएगा हमारा, कोई बताएगा हमें? मैम जाएंगे गोज और पैड। हाँ जी बताइए, माधव सिस्टर आप बता रहे हैं गॉज पैड। कैसा गॉज पैड जाएगा उसमें? जैसे ब्लेड वगैरह साफ करते हैं मैम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और पीले में क्या जाएगा? मैम जो हमारा मास्क अभी जो दे रहे हैं, या कोई ब्लड अगर चढ़ाया है तो ब्लड वाला बैग जो है, ड्रेसिंग का सारा सामान, ड्रेसिंग का सारा सामान येलो में जाएगा। वेरी गुड। रेड में कोई बताएगा, रेड में क्या जाएगा? मैम रेड में यूरिन बैग, सिरिंज वाली, जो हमारा रबर का आइटम होता है। जी जी जी, ग्लव्स वगैरह इसमें डालेंगे रेड वाले में। और ब्लू में? रेड वाले में। ब्लू में डिस्कार्ड मेडिसिन, ऑल पॉइंटेड आइटम्स। मैम मेडिसिन फाइल होती है वाली जो होती है, ये एक्सपायरी जो टूटा हुआ कांच होता है। मैम इंजेक्शन एम्पूल्स। ओके, ऑल शार्प ऑब्जेक्ट्स। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारा जाएगा येलो में। तो येलो में हमारे जो भी शरीर से रिलेटेड हमारा कोई ऑर्गन है, या जैसे अगर कोई भी फ्लूइड लगा हुआ है, चाहे ब्लड है, पस है, कुछ भी अगर हमारे शरीर का उसमें लगा हुआ है, जैसे गॉज पैड हो गया, कॉटन स्वैब हो गया, ये सब कुछ हमारा किस में जाएगा? येलो में जाएगा। या कुछ मेडिसिन है जो कि एक्सपायर्ड हो गई है, डिस्कार्ड हो गई, या गिर गई हैं, गिर के खराब हो गई हैं, या केमिकल वेस्ट है, ये सारा चीज जो होगा हमारा वो पीले कलर में जाता है। लाल में जो भी लचीला पदार्थ होता है, लचीला पदार्थ क्या क्या, लचीला चीज क्या क्या हो सकता है? प्लास्टिक और हमारा रबर का आइटम, जो लचीला आइटम है वो हमारे रेड कलर के बीन में जाएगा। सफेद में स से सफेद, स से सुई, सुई यानी कि मेटालिक शार्प जो है, जो ब्लेड हो गया, निडल्स हो गए, ये सब हमारे सफेद में जाएगा। न से नीला, न से नुकीला। नुकीला कौन सा पार्ट नुकीला? कांच से रिलेटेड, जो भी कांच वाला नुकीला है, जैसे बॉटल हो गया हमारा, एम्पूल्स हो गए, वायल्स हो गए, ये सब कुछ होगा हमारा किस में जाएगा? नीले कलर के बाल्टी में जाएगा। ये देखेंगे सेग्रीगेशन हमारा कैसा होना है। एक आइडियल आपको फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके का होना चाहिए, कि बिल्कुल यही नहीं कि जहाँ पे पेशेंट का बेड है, पेशेंट के बेड के नीचे ही हमारा सारा बिन्स हमने लगा दिया, वहीं पे सारा कचरा हम इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप देख, एक ये वार्ड है, वार्ड में आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ये ग्रीन कलर का भी यहाँ पे डस्टबिन रखा गया है, जिसमें कि जो भी खाद्य पदार्थ हो है, जैसे हमारा फूड्स वगैरह, रैप, हमारा छिलका वगैरह जो भी है, बायोडिग्रेडेबल जो है, वो हमारा ग्रीन कलर के बाल्टी में जाएगा।
और ये हमारा यहाँ पे नीला, लाल, पीला और यहाँ पे हमारा सफेद कलर का नॉन पंचर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए। ये आया हमारा पीले रंग के में क्या क्या जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर में दिख रहा होगा कि देखिए जो ब्लड वाला ब्लड बैग है हमारा, या पैड है, कॉटन स्वैब है, प्लासेंटा है, या कोई भी ऑर्गन है, ये हमारा पीले कलर में जाएगी, या एक्सपायर मेडिसिन वगैरह है। रेड में हम देख रहे हैं कि आईवी ट्यूब्स वगैरह हो गया, हमारा ग्लव्स हो गया, सिरिंज हो गया विदाउट नीडल का, ये सारा चीज हो है, प्लास्टिक बोतल हो गए, हमारा कैनुला हो गया है, ये सब चीज हमारा लाल रंग के, यानी कि प से पीला, यानी पीला प से प्लासेंटा, प्लासेंटा से मतलब है कि ब्लड या पल्स इससे रिलेटेड कुछ भी हमारे शरीर से रिलेटेड कोई भी फ्लूइड अगर लगा हुआ है तो वो हमारे पीले में जाएगा। ल से लचीला और यानी कि प्लास्टिक और रबर का सामान जो होगा हमारे लाल में जाएगा। नीले में क्या जाएगा, हमारा जो भी हमारा ग्लास वाला आइटम है वो सब हमारा नीले में जाएगा। सफेद में हमारा जो मेटालिक शार्प आइटम है वो हमारा सफेद कलर में जाएगा। अब आया हमारा ब्लैक कलर। ब्लैक में क्या क्या जा रहा है, यहाँ पे जो भी हजार्डस है, मतलब जिससे हमें चोट लग सकती है, ये इन्फेक्टेड नहीं है, नॉन इन्फेक्टेड है, बट इससे हमें चोट लग सकती है, इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। क्या क्या चीजें ये देख रहे होंगे आप लोग कि ये डब्बा हो गया, पेंट का डब्बा हो गया, लाइट हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, ये सब कुछ, बैटरी हो गए, ये सारी चीज जो होगा हमारा ब्लैक कलर के बिन में जाएगा। पहले हम ब्लैक में सब ऐसा रैपर वगैरह फेंकते थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी ये सारा हजार्डियस जो वेस्ट है वो हमारा ब्लैक में जाएगा। और हरे में तो अब सब लोग देख रहे हैं कि हर जगह जगह पे म्यूनिसिपैलिटी का वो लगा हुआ है, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करने के लिए। तो पीले ग्रीन में जो हमारा जो भी खाद्य पदार्थ है हमारा खाने से रिलेटेड कुछ भी, वो हमारे ग्रीन कलर के डस्टबिन में जाएगा। आप ये पिक्चर देख रहे हैं कलेक्शन एंड स्टोरेज का है। कौन सा पिक्चर आपको लग रहा है सही है, कौन सा गलत है? कैसा होना चाहिए हमारा कलेक्शन और स्टोरेज हमारे अस्पताल में? पहला वाला पिक्चर होना चाहिए या दूसरे वाले जैसा होना चाहिए? सेकंड वन। सेकंड वाला। सेकंड होना सेकंड वाला सही है। Lid should be there. Always we should cover the waste. क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ये कवर्ड है। वेरी गुड। और क्या है? सिस्टमैटिक वे से है, जो चीज मतलब अलग अलग कलर के उन्होंने बैग बना रखे हैं, जो चीज जिसमें जानी चाहिए उसी में ही डाल रहे हैं। वेरी गुड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे हम सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे इन्होंने सेग्रीगेशन को मेंटेन किया है। अलग अलग बकेट में अलग अलग टाइप का कचरा डाला है, कवर भी है, ओवरलोडेड नहीं है। फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक ही कलर में, पीले कलर में हम देख रहे हैं कि सारा कचरा यानी पूरा 100% हमने यहाँ पे इन्फेक्शियस, जो हमारा 20% कचरा जो इन्फेक्शियस था उसको हमने 100% कर दिया है। और ये जो ले जा रहे हैं उनको भी देखो कुछ लग गया, प्रिक हो गया, जो ये भी इन्फेक्शियस हो सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला वाला जो है, ऐसा हमारा अस्पताल में कलेक्शन और स्टोरेज नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले पिक्चर को हम ऑलवेज फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो हमारे क्लीनिंग, साफ सफाई जो करते हैं, साफ सफाई वाले जो हमारे कर्मचारी हैं, हमें उन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट उनको कंप्लीट पीपीई हम जरूर प्रोवाइड करें, कि सबसे प्रोन वही है, वही इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं। तो चुभने का, लगने का, ये सारा चीज उनको सबसे ज्यादा डर है इन सारी चीजों का होने का। इसलिए हम उनको पीपीई, कैप, मास्क, बूट, लॉन्ग ग्लव्स यानी कि लॉन्ग ग्लव्स हम उनको प्रोवाइड कर, सर्जिकल ग्लव्स हम उनको नहीं देंगे। इनको हम यूटिलिटी ग्लव्स प्रोवाइड करेंगे, जो मोटा रबर वाला ग्लव्स होता है वो ग्लव्स हम इनको देंगे, ताकि और ये हम देख रहे हैं इस पिक्चर में ट्रांसपोर्टेशन की किस तरीके से जा रहा है। एक तो जो फर्स्ट पिक्चर है आप देख रहे हो कि फट जा, आधा सामान गिर रहा है वार्ड में, बिल्कुल पेशेंट के पास से लेके जा रहे हैं और उन्होंने कोई पीपीई नहीं पहन रखा है, यानी कि ये पिक्चर जो हमारा रॉन्ग है। हमें कौन सा फॉलो करना है? हमें सेकंड पिक्चर को फॉलो
करना है अपने फैसिलिटी पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मरकरी का देखरेख। अच्छा ये बताओ कि अगर आपके यहाँ थर्मोमीटर टूट जाता है, गिर के टूट जाता है, तो क्या करते हो आप लोग? We don't use mercury. तो हर वार्ड वगैरह में हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें मरकरी होता है। मान लो बाई चांस कभी गलती से गिर गया, टूट गया, तो क्या करते हो? We should touch it with gloved hand. Without ma'am. gloves, we should not touch it. फिर proper disposal होना चाहिए. There should be proper disposal of that. Yes, ma'am. Because it's very harmful for the. Okay. So हमारे अस्पताल में हम लोग यूज करते हैं मरकरी वाला सामान, तो हमारे पास मरकरी क्लीनअप किट हमारे पास होना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे थर्मोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट हमारे जिस वार्ड में है वहां पे हमें ये किट रखना चाहिए। तो आप एक किट में देख रहे होंगे कि क्या क्या सामान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होना चाहिए, एक प्लास्टिक का जिप बैग होगा, ड्रॉपर होगा, हैवी कार्डबोर्ड लाइक ताश के पत्ते जो है, ताश के पत्ते हो गए, या आप पुराना एक्सरे है, एक्सरे को कट करके उसको आप रख सकते हो, उसको यूज कर सकते हैं हम। या दूसरा हमारे पास एब्जॉर्बेंट मटेरियल, सोखने के लिए मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। तो जैसा मैं बताई कि जहां जहां पे हम थर्मोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, जिन जिन वार्ड में, उस वार्ड में ये किट अवेलेबल कराना चाहिए और होना चाहिए। क्या करेंगे अगर मान लीजिए कि अगर मरकरी फैल गया हमारा वार्ड में या कहीं पे भी अगर गिर गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम वेंटिलेशन अच्छा रखेंगे, अपने खिड़की दरवाजों को खोल देंगे। खोलने के बाद आप क्या करेंगे कि आप मरकरी किट को ले आएंगे, उसमें से ड्रॉपर आप निकाल लेंगे या स्कूप निकालेंगे, और आप ड्रॉपर से आप उस मरकरी को पकड़ेंगे और उसको अब इकट्ठा कर लेंगे हम कार्डबोर्ड के ऊपर। कार्डबोर्ड पे इकट्ठा करने के बाद आप जो भी सामान हमने यूज किया है, ड्रॉपर यूज किया है, वो कार्डबोर्ड यूज किया है, उसको हम उसी प्लास्टिक के जिपर बैग में हम डाल देंगे। जो भी कांच टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ कांच वगैरह सब कुछ जो सामान हमने उठाने में इस्तेमाल किया है, वो सबको हम प्लास्टिक जिपर बैग में डाल के आप उसको बंद कर दोगे। और बंद करने के बाद आप अपने सीनियर जो भी है आपके हॉस्पिटल में, आप उसको इन्फॉर्म करेंगे कि मरकरी क्या होगा, रीयूज पॉइंट जहाँ पे है जो आके ले जाता होगा, आप उसको मैम को बता देंगे, अपने हॉस्पिटल या मैनेजर जो भी है उसको बताएंगे, वो उस जगह पे उसको वापस कर देंगे। हमेशा हमें याद रखना है कि कभी भी जब भी अगर मरकरी गिर गया है, तो आप अपने जो हम रोजमर्रे के लिए झाड़ू पोछा यूज करते हैं, घर की बात करें या हॉस्पिटल का, आपको उसका यूज नहीं करना है। ना ही उस एरिया पे आपको क्लोरीन सॉल्यूशन से पोछा लगाना है, ना ही आप वहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, ना ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, ना आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि थर्ड पॉइंट पे मैंने बताया कि जिन जिन चीजों का आपने यूज किया है मरकरी को उठाने के लिए, वो सारी चीज मैं उस जिपर बैग में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे अगर हम वैक्यूम क्लीनर यूज कर लेंगे तो हमें तो पूरा वैक्यूम क्लीनर को ही साफ करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे इन 3 चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। Priyanka, just keep a track of time because it's yes. Okay. नेक्स्ट आया हमारा ब्लड स्पिलेज, कि अगर ब्लड फैल गया, जैसे मान लीजिए पीपीएच हो गया या प्लासेंटा हम निकाल रहे थे, सडनली प्लासेंटा बाहर और ब्लड फैल गया नीचे फ्लोर पे, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि खुद को सबसे पहले हमें खुद को बचाव के लिए अपना पहनना होगा पीपीई, और उस एरिया पे एब्जॉर्बेंट सामान क्या डाल सकते हैं, पेपर या टिश्यू पेपर जो भी है, जहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है आप वहां पे उसको पहले डाल दीजिए। जब पूरा ब्लड सोख जाए उसके बाद आप ग्लव हैंड से उस पेपर को उठा के, टिश्यू पेपर नहीं मिल रहा है तो न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं। यस सर, न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं। इसको उठा के कौन से कलर के डस्टबिन में डालेंगे हम? येलो। वेरी गुड। इसको उठा के हमें येलो कलर के डस्टबिन में डालना है। उसके बाद उस एरिया पे हम डिसइंफेक्टेंट यानी कि क्लोरीन या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो भी है उसको हम लगा के वहां पे अच्छे से हमें उसको पोछा लगाना है। उस मटेरियल उसको जिस चीज से हमने पोछा किया उसको भी हमें येलो कलर के डस्टबिन में फेंक देना है।
अब आया कि ज्यादा ब्लड गिर जाता है तो क्या करेंगे, उसमें भी हमारा सेम प्रोसीजर कि आपको अपना पीपीई तो पहनना ही पहनना है। पहले वहां पे आप अगर ज्यादा है तो आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करिए, न्यूज़पेपर डाल दीजिए वहां पे ताकि पूरा ब्लड को सोक कर ले। उसके बाद उसको हमें येलो बीन में डालेंगे, फिर हम डिसइंफेक्टेंट यानी 0.5% या 1% क्लोरीन सॉल्यूशन डालेंगे और डाल के कुछ मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर हम उसको पोछा करेंगे और साबुन पानी से उसको अच्छी तरीके से वहां उस एरिया को साफ करेंगे। नेक्स्ट आया हमारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कि अगर हम किसी भी इन्फेक्शियस चीज के संपर्क में आ गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी फॉर एग्जांपल लेते हैं निडल का, कि अगर निडल प्रिक हो गया हमारा तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले उस एरिया को आपको साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धुल लेना है। आप उसके ऊपर कोई भी केमिकल क्लींजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना आप उसको इस तरीके से दबा के वहां से ब्लड निकालने की कोशिश करेंगे। आप तुरंत वहां के हायर मैनेजर जो है, आपके डॉक्टर है या मैनेज जो भी है, उसको आपको इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करके जो भी वहां का प्रोटोकॉल है आप उसको तुरंत फॉलो करेंगे। और आपको ऐसा नहीं कि हम चुप रह गए, अगर लग गया तो लग गया, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। नहीं, आपको तुरंत इन्फॉर्म करना ताकि हमें उस पेशेंट की हिस्ट्री भी पता चले कि जिसका आपको प्रिक हुआ है उसमें उसकी क्या हिस्ट्री थी, ताकि आपको आगे क्या करना है प्रोटोकॉल हम उस चीज को फॉलो कर सके। नेक्स्ट आए बायोलॉजिकल सर्विलेंस कि हमारे ओटी वगैरह में किस तरीके से जो अभी तो हम डेली झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि सिंपल झाड़ू पोछा से वो नहीं जाता है। उसके लिए हमें फ्यूमिगेशन की जरूरत पड़ती है, या फ्यूमिगेशन करते हैं क्यों। उसके बाद हम स्वैब भेजते हैं, कल्चर स्वैब हम भेजते हैं टेस्टिंग के लिए कि कहीं यहाँ पे इन्फेक्शन तो नहीं है उस एरिया में। कहाँ कहाँ से हम स्वैब लेते हैं, कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है, तो डिलीवरी टेबल हो गया, ओटी टेबल हो गया, डोर का हैंडल हो गया जो कि बार बार खुलता बंद होता है, प्रोसीजर लाइट हो गया जो कि हम बार बार उसको खींच के अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो हमें फ्यूमिगेशन की बात करूंगी कि फ्यूमिगेशन हमारा कब कब होना चाहिए। अगर ओटी की बात करें तो हर हफ्ते हमारी ओटी में फ्यूमिगेशन होना चाहिए, और लेबर रूम में हमारा मंथली होना चाहिए। फ्यूमिगेशन आप याद रखेंगे कि अभी हम फॉर्मेलिन का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल फॉर्मेलिन नहीं यूज करना है। आपको दूसरा सॉल्यूशन लाइक D125 का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप, लेकिन फॉर्मेलिन हम यूज नहीं करेंगे फ्यूमिगेशन के लिए। स्वैब कल्चर जो है ओटी से आपका जाएगा, मंथ में एक बार आपका स्वैब कल्चर जाएगा, रिपोर्ट आएगा। अगर रिपोर्ट आपका पॉजिटिव आता है तो फिर से आपको दोबारा उसको फ्यूमिगेट करना पड़ता है, अगर नेगेटिव आया तो ठीक है। अगर उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर ये फ्यूमिगेशन जो हम करते हैं वीकली और मंथली, इसके पास आपका रिकॉर्ड्स होना चाहिए। आप एक रजिस्टर बनाएंगे जिसमें कि आप उसमें नोट करेंगे कि किसने फ्यूमिगेशन किया, कब किया था, कौन से डेट पे हुआ था, उसका डेट टाइम सिग्नेचर होना चाहिए कि किसने किया था और फिर कब दोबारा ओपन कब हुआ। और जो रिपोर्ट आया है कल्चर रिपोर्ट, आप उसी रजिस्टर में उसको अटैच करके रखेंगे। अब आए कि हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। अभी कोविड के टाइम इसलिए बार बार हर उसमें कोविड की हम बात कर रहे हैं। हमें सबको पता है कि अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आया है। तो 3 चीज है जो कि हम फोन पे कभी किसी को कॉल मिलाते तो 1 मिनट तक हमें सुनने को मिलता है, वही कि आपको हैंड वॉश करना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करना है यानी कि आपको मास्क पहन के रखना है, और हम डिस्टेंस मेंटेन करके आपको रखना है। ये 3 चीज को हमें फॉलो करना है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता। चलिए फटाफट बताइए कि हमें अस्पताल के अंदर कितने कलर के बिन्स रखने चाहिए, कितने रंग की बाल्टियां होंगी हमारे पास अस्पताल में, कौन कौन सा रंग की बाल्टियां होंगी, फटाफट प्लीज। येलो, ब्लैक, रेड, व्हाइट, ब्लू और ब्लू। वेरी गुड। येलो में क्या जाएगा, ब्लड ब्लू में क्या जाएगा, ग्लास रेड में ग्लास में जाएंगे प्लास्टिक वेट्स, ब्लड ट्यूब्स, लचीले पदार्थ मैम। ब्लैक में क्या जाएगा, ब्लैक कलर में क्या जाएगा, ब्लैक में hazardous material like paint,
ब्लैक में जर्नल जाएगा मैम। अभी जनरल नहीं, जैसे ब्लैक में हमने हजार्डेड सामान लाइक ट्यूब वगैरह हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सीएफएल बल्ब हो गया, पेंट वगैरह हो गया, ये सारा चीज हमारा उसमें जाएगा। अच्छा, क्लोरीन सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम? 1 लीटर बनाना है तो उसमें 30 स्पून डालने हैं, ब्लीचिंग पाउडर के डालने हैं, उसको थोड़े पानी में मिक्स करके फिर पूरे पानी में उसको मिला देना है। ठीक है। सो हमें कुछ पॉइंट्स है जो बिल्कुल हमें याद होना चाहिए। वो क्या कि हमारे पास हमारे अस्पताल में 4 कलर की तो बाल्टियां होनी चाहिए, रेड, येलो, ब्लू एंड व्हाइट। और हम सबको पता होना चाहिए कि क्लोरीन सॉल्यूशन कैसे बनाना है, कैसे रखना है क्लोरीन सॉल्यूशन का, वो हमें मालूम होना चाहिए। फ्यूमिगेशन हमारे ओटी में हमारा होना होगा, वीकली होगा हमारा लेबर रूम में। और आपको मंथ में एक बार अपने ओटी का स्वैब कल्चर जरूर भेजना है। और हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। हैंड वॉश हम हर प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर के बाद करना है। हमें मास्क का यूज करना है। और हम ये हमारा पॉइंट्स है जो कि हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये पॉइंट्स को हमें याद रखना है। इसका रेफरेंस जो है आपको ये चेकलिस्ट वगैरह जो है आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 131 से लेके 139 में, जो कॉम्पेंडियम आपको शेयर किया गया है। और उसमें ब्लीचिंग सॉल्यूशन कैसे बनाना है वो आपका पेज नंबर 132 में दिया गया है। BMW आपका 134 में दिया गया है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन से रिलेटेड ये सारा आपका जो एज सेफ डिलीवरी ऐप हमने बताई थी आप सब लोगों को डाउनलोड करने के लिए, होप कि मोस्ट ऑफ लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया है। तो आप लोग उसमें जब देखेंगे SDA मॉड्यूल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन का अलग से एक मॉड्यूल दिया हुआ है, उसमें आपको ये पूरा ग्लविंग वगैरह, हैंड वॉश वगैरह सब आपको वीडियो के साथ लर्निंग आइटम्स उसमें आपको दिए हुए हैं। तो ओपन करना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं डॉक्टर अनीता से रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर रेनू यादव मैम से कि मैम आप पीवी एग्जामिनेशन का एक केस स्टडी बता रहे थे मैम, प्लीज आप अपना शेयर करेंगे क्या? प्रियंका एक बार बताना, क्या बताना है प्रियंका? आवाज नहीं आ रही। यस मैम। मैम आवाज आ रही है मेरी? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रियंका, वी कैन हियर यू। हमारे पास अब आ रही है, बताएं। हेलो। हाँ मैम, एक पीवी का मैम केस प्रेजेंटेशन करना था मैम। अच्छा, पीवी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यस मैम, एक केस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या मैम? हाँ, पीवी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीवी प्रेग्नेंट लेडी का ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मतलब जनरल पेशेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम किस वजह से ये पावर पॉइंट को हटा दीजिए। ओके सर। हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन किस वजह से कर रहे हैं? अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है और लेबर में है तो उसको एग्जामिन करना है, फॉर मेंटल पिक्चर बना के रखना है कि किस वजह से लेबर ऑनसेट के लिए या किस वजह से पेशेंट को एग्जामिन करना है। तो जब आपको पता है कि पेशेंट एक लेबर में आ रही है और उसको लेबर पेन्स आ रहे हैं तो आपको पेशेंट का पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो पेशेंट को सबसे पहले तो उसको एक्सप्लेन करो, उसके बारे में, उसका नाम, सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए क्या है, और उसको नाम से उसको बताएं कि बेटा आपका नीचे से एग्जामिनेशन होना है, ताकि वो थोड़ा उसको आइडिया लगे कि हाँ होने वाला है। उसको रिस्पेक्टफुली टेबल पे लेटाइए और पैर मोड़ के अपने पर ओटी मतलब लेबर रूम वाली टेबल पे या एग्जामिनेशन टेबल पे लेटा दीजिए। उसके बाद आपको खुद अपने हैंड वॉश करने हैं। पहले हैंड वॉश कर ले और अपना सामान को एग्जामिन कर ले कि आपके पास एग्जामिनिंग ग्लव्स हैं कि नहीं है, एडिक्वेट लाइट है कि नहीं, सोल्यूशन क्लीनिंग सोल्यूशन है कि नहीं, स्पिरिट सॉल्व
नॉट स्पिरिट सॉरी बीटाडीन है कि नहीं, ज़ाइलोकेन जेली है कि नहीं, और डिस्पोज करने के लिए सारा आपके पास येलो डिब्बा एंड रेड डिब्बा है कि नहीं है। ये सब आपके पास अवेलेबल सामान होना चाहिए। फिर पेशेंट को आप लेटा लें और अपने हैंड वॉश कर लें। हैंड वॉश करने के बाद ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स को डॉन कर लें। डॉनिंग का तरीका सबको पता होना चाहिए किस तरीके से डॉन करना है। उसके बाद आप ये स्वॉब लेके क्लीनिंग सोल्यूशन में डाल के जेंटली ऊपर से नीचे तक क्लीन करके आप उसको येलो बैग में डिस्पोज कर दें। उसके बाद अगर स्टिल लिटिल डर्टी, आप दूसरा स्वाब लेके ऊपर से नीचे तक क्लीन कर लें। फिर अपने उंगलियों को लुब्रिकेट कर लें विद ज़ाइलोकेन जेली। ज़ाइलोकेन जेली से लुब्रिकेट करके फिर जो डोमिनेंट हैंड है वो आपका जनरली राइट ही होता है, लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा लेबिया माइनोरा को हल्के से सेपरेट कर लें। पेशेंट से बात करते रहें ताकि वो टाइट ना करे। पैर को दोनों को साइड में थोड़ा सा रखें और जेंटली आप फिंगर्स को, विजुअल इंस्पेक्शन हो जाता है, बाकी अंदर जाने से आपको 2-3 थिंग्स को एग्जामिन करना है। एक तो सॉफ्ट चीजों को और एक हार्ड चीजों को। सबसे पहले आप जाएंगे तो सॉफ्ट चीज जो सामने आपको मिलेगा वो है सर्विक्स। सर्विक्स का पोजीशन देखना है एग्जैक्टली, आगे है, पीछे है, लेफ्ट है, राइट है, सॉफ्टनेस कितनी है, थिक है, सॉफ्ट है, इफेज्ड है कि नहीं, मतलब पतली हो रही है कि अभी मोटी है, और कितनी डायलेटेड है। डायलिटेशन उसका चेक करना पड़ेगा। डायलिटेशन आपको अपने फिंगर्स का मेजरमेंट पता होना चाहिए कि कितने मोटी हैं फिंगर्स। हमारे फिंगर्स की अपनी विड्थ पता होना चाहिए, उससे आपको सर्वाइकल डायलिटेशन का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आपने सर्विक्स एग्जामिन कर लिया। सेकंड, फिर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो किस लेवल पर है, वो इस्चियल स्पाइन्स जो बोनी हार्ड स्ट्रक्चर है उसके नीचे है, उसके ऊपर है, कहाँ पर है, पोजीशन पता चलेगा। फिर कौन सा पार्ट प्रेजेंट कर रहा है, हेड कर रहा है कि शोल्डर कर रहा है कि ब्रीच है, बम्स है। फिर बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स जो होता है वो बन रहा है कि फ्लैट है, बैग में एब्सेंट है, क्या है, इसका आइडिया लगेगा। सेकेंडली, अगर लीकिंग हो चुका है तो आपको पानी और उनका भी पता चलेगा, बाद में आइडिया हो जाएगा। ये सॉफ्ट पार्ट्स हैं। फिर आप बोनी पेल्विस को एग्जामिन करेंगे। यू विल एग्जामिन इट एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, बोथ लैटरली। बहुत जेंटली आप सर्विक्स से बाहर निकल के पीछे के जो सेक्रम है उसको धीरे धीरे साइडवेज आप एग्जामिन करिए कि बिल्कुल रूमी पेल्विस है कि नहीं। कोई भी बोन्स जटिंग नहीं होनी चाहिए, बोन्स जटिंग तो नहीं है, आगे पीछे उसको एग्जामिन कर लें। उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा का कैसा पोजीशन है, वो नीचे कैसे आ रहा है, कितना रूमी पेल्विस है, और अदर ये सारी चीजें आइडिया लग गई। फिर आप जब फिंगर बाहर निकालेंगे तो जेंटली आप फिंगर्स को ऑब्जर्व करिए, क्या है उसके ऊपर, रेड है, येलो ग्रीनिश टिंज्ड है कि व्हाइटिश है, और इसके हिसाब से आइडिया लग जाता है कोनियम है, और जेंटली आप फिंगर्स को निकाल लीजिए। उसके बाद यू विल डिस्पोज ऑफ योर ग्लव्स, बिकॉज इसको आपने पीवी करा है, अगर स्टेन है तो आप येलो बैग में डिस्पोज ऑफ कर दें। उसके बाद अगर पेशेंट एडमिशन वाली है तो आप इसको सारी फाइंडिंग्स को पार्टोग्राम पर ग्राफ में रिकॉर्ड करेंगे। उसमें ऊपर फीटल हार्ट है, बीच में मेकोनियम और लाइकर है, बीच में सर्विक्स और हेड की पोजीशन के पूरे ग्राफ्स हैं, उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। अगर ये नहीं है तो अपना जो ओपीडी का पेपर है या एडमिशन का फाइल है उसमें आप उसको एग्जामिन करके बता देंगे। और अगर कुछ और अबनॉर्मल चीजें हैं, ये सब तो ठीक है, उसके बाद आप ये सारी फाइंडिंग्स अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू एवरीवन। अभी मैंने एक लिंक, फीडबैक लिंक है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, वो चैट बॉक्स में डाला है। एंड थैंक यू प्रियंका एंड ग्लाइडेन
for such a wonderful session. Next week on Monday, we will have our third clinic, which will have clinical session standard 5 and 12. तो आप नेक्स्ट वीक प्लीज फिर से अटेंड करिएगा. टाइमिंग्स हमारा सेम रहेगा 3 to 5 and link will be shared on the WhatsApp as well as on your mails. तो अभी आप एक फीडबैक लिंक जो मैंने शेयर करा हुआ है, डॉक्टर रेनू यादव, थैंक यू सो मच मैम फॉर द अप्रिसिएशन. प्लीज एक फीडबैक लिंक में जरूर आप लोग अपना फीडबैक दीजिए. मैं ये लिंक आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग बस उस पर क्लिक करना है. देयर आर 10 questions and you have to rate us whether you liked it or not. Thank you so much. And I want to say something. I am Dr. Ruchi from Saxena Hospital. Really, I must appreciate you all that you are taking so much pains to train these persons. Actually, we are practicing in an area which is not very urban. It's relatively rural, and we get only untrained or partially trained people. So it's so good of you. That payment is nothing in comparison to the pains what you all are taking to train our people. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Okay. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Bye, ma'am. Bye. Bye.